कार्ल मार्क्स, मार्क्सवाद की व्याख्या के साथ एक संक्षिप्त जीवनी रेखाचित्र। प्रस्तावना। कार्ल मार्क्स पर ये लेख, जो अब एक अलग मुद्रण में दिखाई देता है, 1913 में ग्रेनाट एनसाइक्लोपीडिया के लिए लिखा गया था। मार्क्स पर साहित्य की काफी विस्तृत ग्रंथ सूची, ज्यादातर विदेशी लेख के साथ संलग्न की गई थी। वर्तमान संस्करण में इसे हटा दिया गया है। एनसाइक्लोपीडिया के संपादक ने अपनी ओर से सेंसरशिप कारणों से मार्क्स पर लेख के अंत को हटा दिया है, अर्थात उनकी क्रांतिकारी रणनीति से संबंधित अनुभाग। दुर्भाग्य से मैं उस सिरे को दोबारा प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मसौदा क्राको या स्विट्जरलैंड में कहीं मेरे कागजात के बीच रह गया है। मुझे केवल इतना याद है कि लेख के अंतिम भाग में मैंने अन्य बातों के अलावा 16 अप्रैल 1856 को एंगेल्स को लिखे मार्क्स के पत्र का एक अंश उद्धृत किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जर्मनी में पूरी चीज समर्थन की संभावना पर निर्भर करेगी। किसान युद्ध के कुछ दूसरे संस्करण द्वारा सर्वहारा क्रांति। फिर मामला शानदार होगा। यही वह बात है जिसे हमारे मेंशेविक, जो अब समाजवाद के साथ पूरी तरह से विश्वासघात करने और पूंजीपति वर्ग के प्रति समर्पण करने में लग गए हैं, 1905 के बाद से समझने में विफल रहे हैं। मार्क्स काल का जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को ट्रायर शहर, रिनिश प्रशिया में हुआ था। उनके पिता एक वकील यहूदी थे, जिन्होंने 1824 में प्रोटेस्टेंटवाद अपनाया था। परिवार संपन्न सुसंस्कृत था, लेकिन क्रांतिकारी नहीं था। ट्राया में जिम्नेजियम से स्नातक होने के बाद मार्क्स ने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, पहले बॉन में और बाद में बर्लिन में, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की, इतिहास और दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की। उन्होंने 1841 में एपिकुरस के दर्शन पर डॉक्टरेट थीसिस प्रस्तुत करते हुए अपना विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम समाप्त किया। उस समय मार्क्स अपने विचारों में हेगेलियन आदर्शवादी थे। बर्लिन में वह वामपंथी हेगेलियन, ब्रूनो बाउर और अन्य के समूह से संबंधित थे, जो हेगेल के दर्शन से नास्तिक और क्रांतिकारी निष्कर्ष निकालना चाहते थे। स्नातक होने के बाद मार्क्स प्रोफेसर बनने की उम्मीद में बॉन चले गए। हालांकि सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति, जिसने 1832 में लुडविग फ्यूरबेक को उनकी कुर्सी से वंचित कर दिया, 1836 में उन्हें विश्वविद्यालय में लौटने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और 1841 में युवा प्रोफेसर ब्रूनो बाउर को बॉन में व्याख्यान देने से मना कर दिया, जिससे मार्क्स को इस विचार को त्यागना पड़ा। एक शैक्षणिक करियर। उस समय जर्मनी में वामपंथी हेगेलियन विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे। फ्यूरबेक ने धर्मशास्त्र की आलोचना करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से 1836 के बाद, और भौतिकवाद की ओर मुड़ गए, जिसने 1841 में उनके दर्शन ईसाई धर्म का सार में प्रभुत्व प्राप्त किया। वर्ष 1843 में उनके भविष्य के दर्शन के सिद्धांत सामने आए। एंगेल्स ने बाद में फ्यूरबेक के इन कार्यों के बारे में लिखा, किसी को स्वयं इन पुस्तकों के मुक्तिदायक प्रभाव का अनुभव करना चाहिए। हम, यानी वामपंथी हेगेलियन, मार्क्स सहित सभी एक ही बार में फ्यूरबेचियन बन गए। उस समय राइनलैंड में कुछ कट्टरपंथी बुर्जुआ, जो वामपंथी हेगेलवादियों के संपर्क में थे, ने कोलोन में राइनिशे ज़ितुन नामक एक विपक्षी पत्र की स्थापना की। मार्क्स और ब्रूनो बाउर को मुख्य योगदानकर्ता बनने के लिए आमंत्रित किया गया और अक्टूबर 1842 में मार्क्स प्रधान संपादक बने और बॉन से कोलोन चले गए। मार्क्स के संपादकत्व में अखबार की क्रांतिकारी लोकतांत्रिक प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट हो गई और सरकार ने पहले अखबार पर दोहरी और तिरी सेंसरशिप लगाए और फिर 1 जनवरी 1843 को इसे दबाने का फैसला किया। मार्क्स को उस तारीख से पहले संपादकीय पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उनके इस्तीफे से अखबार नहीं बचा, जिसने मार्च 1843 में प्रकाशन को निलंबित कर दिया। एंगेल्स नोट करते हैं कि नीचे बताए गए लेखों के अलावा मार्क्स ने राइनिशे ज़ितुन में जिन प्रमुख लेखों का योगदान दिया था। मोसेले घाटी में किसान शराब उत्पादकों की स्थिति पर एक लेख। मार्क्स की पत्रकारिता गतिविधियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह राजनीतिक अर्थव्यवस्था से अपर्याप्त रूप से परिचित थे और उन्होंने उत्साहपूर्वक इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। 1843 में मार्क्स ने क्रुज़नाच में अपने बचपन के एक मित्र से विवाह किया, जिससे उनकी सगाई तब हुई जब वह एक छात्र थे। उनकी पत्नी प्रशिया कुलीन वर्ग के एक प्रतिक्रियावादी परिवार से थी। उनके बड़े भाई सबसे प्रतिक्रियावादी अवधि 1850-58 के दौरान प्रशिया के आंतरिक मंत्री थे। 1843 की शरद ऋतु में मार्क्स आर्नोल्ड रूजर 1802-1880 के साथ विदेश में एक कट्टरपंथी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए पेरिस गए। वाम हेगेलियन 1825-30 में जेल में, 1848 के बाद एक राजनीतिक निर्वासन और 1866-70 के बाद एक बिस्मार्कियन। इस पत्रिका का केवल एक अंक, डॉयश फ्रांजोसस्चे जाबचर, प्रकाशित हुआ। जर्मनी में इसे गुप्त रूप से वितरित करने की कठिनाई और रूजर से असहमति के कारण प्रकाशन बंद कर दिया गया था।
इस पत्रिका में मार्क्स के लेखों से पता चला कि वह पहले से ही एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मौजूदा हर चीज की निर्दयी आलोचना और विशेष रूप से हथियार द्वारा आलोचना की वकालत की और जनता और सर्वहारा वर्ग से अपील की। सितंबर 1844 में फ्रेडरिक एंगेल्स कुछ दिनों के लिए पेरिस आए और उसी समय से मार्क्स के सबसे करीबी दोस्त बन गए। उन दोनों ने पेरिस में क्रांतिकारी समूहों के तत्कालीन उबलते जीवन में सबसे सक्रिय भाग लिया। उस समय प्रूदो का सिद्धांत विशेष महत्व का था, जिसे मार्क्स ने अपनी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में खंडित कर दिया था। निम्न बुर्जुआ समाजवाद के विभिन्न सिद्धांतों के खिलाफ जोरदार संघर्ष करते हुए उन्होंने क्रांतिकारी सर्वहारा समाजवाद या साम्यवाद, मार्क्सवाद के सिद्धांत और रणनीति पर काम किया। ग्रंथ सूची में 1844-48 की इस अवधि के मार्क्स के कार्य देखें। प्रशिया सरकार के आग्रह पर मार्क्स को एक खतरनाक क्रांतिकारी के रूप में 1845 में पेरिस से निर्वासित कर दिया गया। वह ब्रसल्स गए। 1847 के वसंत में मार्क्स और एंगेल्स कम्युनिस्ट लीग नामक एक गुप्त प्रचार समाज में शामिल हो गए। उन्होंने लीग की दूसरी कांग्रेस लंदन नवंबर 1847 में प्रमुख भूमिका निभाई, जिनके अनुरोध पर उन्होंने प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणापत्र तैयार किया, जो फरवरी 1848 में सामने आया। प्रतिभा की स्पष्टता और प्रतिभा के साथ ये कार्य एक नई रूपरेखा तैयार करता है, विश्व धारणा भौतिकवाद के अनुरूप, जो सामाजिक जीवन के दायरे को भी शामिल करती है। द्वंद्वात्मकता विकास के सबसे व्यापक और गहन सिद्धांत के रूप में, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और सर्वहारा वर्ग की विश्व ऐतिहासिक क्रांतिकारी भूमिका, एक नए साम्यवादी समाज का निर्माता। फरवरी 1848 की क्रांति शुरू होने पर मार्क्स को बेल्जियम से निर्वासित कर दिया गया। वह पेरिस लौट आए, जहां से मार्च क्रांति के बाद वह कोलोन जर्मनी गए, जहां 1 जून 1848 से 19 मई 1849 तक न्यू राइनिशे ज़ितुन का प्रकाशन हुआ, जिसमें मार्क्स संपादक थे। अध्यक्ष 1848-49 की क्रांतिकारी घटनाओं के दौरान नए सिद्धांत की शानदार ढंग से पुष्टि की गई, जैसे बाद में दुनिया के सभी देशों में सभी सर्वहारा और लोकतांत्रिक आंदोलनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। विजयी प्रतिक्रांति ने पहले मार्क्स के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू की। 9 फरवरी 1849 को उन्हें बरी कर दिया गया और फिर उन्हें जर्मनी से निर्वासित कर दिया गया। सबसे पहले मार्क्स पेरिस गए। 13 जून 1849 के प्रदर्शन के बाद उन्हें फिर से निर्वासित कर दिया गया और फिर वे लंदन चले गए, जहां वे अपनी मृत्यु तक रहे। राजनीतिक निर्वासन के रूप में उनका जीवन बहुत कठिन था, जैसा कि मार्क्स और एंगेल्स के बीच पत्राचार से स्पष्ट रूप से पता चलता है। गरीबी मार्क्स और उनके परिवार पर भारी पड़ी। यदि एंगेल्स की निरंतर और निस्वार्थ वित्तीय सहायता नहीं होती, तो मार्क्स न केवल पूंजी को पूरा करने में असमर्थ होते, बल्कि अनिवार्य रूप से अभाव से कुचल जाते। इसके अलावा निम्न बुर्जुआ समाजवाद और सामान्य रूप से गैर सर्वहारा समाजवाद के प्रचलित सिद्धांतों और रुझानों ने मार्क्स को निरंतर और निर्दयी संघर्ष करने और कभी कभी सबसे क्रूर और राक्षसी व्यक्तिगत हमलों को पीछे हटाने के लिए मजबूर किया। मार्क्स, जो राजनीतिक निर्वासन के दायरे से अलग थे, ने अपने भौतिकवादी सिद्धांत को कई ऐतिहासिक कार्यों में विकसित किया, खुद को मुख्य रूप से राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए समर्पित किया। मार्क्स ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना और पूंजी में अपने योगदान में विज्ञान में क्रांति ला दी। 50 के दशक के अंत और 60 के दशक में लोकतांत्रिक आंदोलनों के पुनरुद्धार ने मार्क्स को व्यावहारिक गतिविधि की ओर याद दिलाया। 1864 सितंबर 28 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन प्रसिद्ध फर्स्ट इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में की गई थी। मार्क्स इस संगठन का दिल और आत्मा थे और इसके पहले संबोधन और कई संकल्पों, घोषणापत्रों और घोषणापत्रों के लेखक थे। गैर सर्वहारा पूर्व मार्क्सवादी समाजवाद, माज़नी, प्रूदो, बाकुनिन, ब्रिटेन में उदार व्यापार संघवाद, जर्मनी में दाहिनी और लासालियन उतार चढ़ाव आदि के विभिन्न रूपों के श्रमिक आंदोलन को एकजुट करने में और सभी सिद्धांतों का मुकाबला करने में इन संप्रदायों और स्कूलों में मार्क्स ने विभिन्न देशों में काम करने वाले सर्वहारा संघर्ष के लिए एक समान रणनीति तैयार की। पेरिस कम्यून 1871 के पतन के बाद, जिसने इतना गहरा, स्पष्ट, शानदार, प्रभावी और क्रांतिकारी विश्लेषण दिया और बाकुनिन के कारण अंतर्राष्ट्रीय में दरार आई, बाद वाला संगठन अब यूरोप में मौजूद नहीं रह सका। इंटरनेशनल की हेग कांग्रेस 1872 के बाद मार्क्स ने इंटरनेशनल की जनरल काउंसिल ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी और अब दुनिया के सभी देशों में श्रमिक आंदोलन के कहीं अधिक बड़े विकास की अवधि के लिए रास्ता बना दिया है, एक अवधि जिसमें आंदोलन का दायरा बढ़ता गया और अलग अलग राष्ट्रीय राज्यों में बड़े पैमाने पर समाजवादी मजदूर वर्ग की पार्टियों का गठन हुआ। इंटरनेशनल में उनके कठिन काम और उनके और भी अधिक कठिन सैद्धांतिक व्यवसायों के कारण मार्क्स का स्वास्थ्य खराब हो गया था। उन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नवीनीकरण और कैपिटल के पूरा होने पर काम जारी रखा, जिसके लिए उन्होंने ढेर सारी नई सामग्री एकत्र की और कई भाषाओं, उदाहरण के लिए रूसी, का अध्ययन किया।
हालांकि खराब स्वास्थ्य ने उन्हें कैपिटल पूरा करने से रोक दिया। 2 दिसंबर 1881 को उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 14 मार्च 1883 को मार्क्स का अपनी कुर्सी पर शांति से निधन हो गया। उन्हें लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में उनकी पत्नी के बगल में दफनाया गया है। मार्क्स के बच्चों में से कुछ की बचपन में ही लंदन में मृत्यु हो गई, जब परिवार अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहा था। 3 बेटियों ने अंग्रेजी और फ्रांसीसी समाजवादियों से शादी की, एलेनोर अवेलिंग, लॉरा लाफार्ग और जेनी लॉन्गोएट। उनका बेटा फ्रांसीसी सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य है। मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद मार्क्स के विचारों और शिक्षाओं की प्रणाली है। मार्क्स वह प्रतिभा थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी की 3 मुख्य वैचारिक धाराओं को जारी रखा और पूर्ण किया, जैसा कि मानव जाति के 3 सबसे उन्नत देशों द्वारा दर्शाया गया है: शास्त्रीय जर्मन दर्शन, शास्त्रीय अंग्रेजी राजनीतिक अर्थव्यवस्था और फ्रांसीसी समाजवाद, जो सामान्य रूप से फ्रांसीसी क्रांतिकारी सिद्धांतों के साथ संयुक्त है। मार्क्स के विचारों की उल्लेखनीय स्थिरता और अखंडता, जिसकी समग्रता आधुनिक भौतिकवाद और आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का गठन करती है, को उनके विरोधियों द्वारा भी स्वीकार किया जाता है, जो दुनिया के सभी सभ्य देशों में मजदूर वर्ग के आंदोलन के सिद्धांत और कार्यक्रम के रूप में है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम मार्क्सवाद की मुख्य सामग्री, अर्थात मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले सामान्य रूप से उनकी विश्व अवधारणा की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करें। दार्शनिक भौतिकवाद 1844 से 45 के वर्षों से, जब उनके विचारों ने आकार लिया, मार्क्स एक भौतिकवादी और विशेष रूप से लुडविग फायरबाख के अनुयायी थे, जिनकी कमजोरी उन्होंने बाद में केवल उनके भौतिकवाद में देखी, जो अपर्याप्त रूप से सुसंगत और व्यापक था। मार्क्स के लिए फायरबाख का ऐतिहासिक और युगांतरकारी महत्व हेगेल के आदर्शवाद से दृढ़ता से अलग होने और भौतिकवाद की उनकी घोषणा में निहित था, जो पहले से ही 18वीं शताब्दी में, विशेष रूप से फ्रांसीसी भौतिकवाद, न केवल मौजूदा राजनीतिक संस्थानों और धर्मशास्त्र के खिलाफ संघर्ष था, बल्कि सभी तत्वमीमांसा के खिलाफ भी था, शराबी अटकलों के अर्थ में शांत दर्शन से अलग। हेगेल के लिए मार्क्स ने लिखा, सोचने की प्रक्रिया, जिसे आइडिया के नाम से वह एक स्वतंत्र विषय में भी बदल देता है, वास्तविक दुनिया का डेमिउर्गोस, निर्माता है। मेरे लिए इसके विपरीत आदर्श मानव मन द्वारा प्रतिबिंबित भौतिक दुनिया के अलावा और कुछ नहीं है, और विचार के रूपों में अनुवादित है। कैपिटल खंडाय दूसरे संस्करण के बाद मार्क्स के इस भौतिकवादी दर्शन के पूर्ण अनुरूप और इसे व्याख्यायित करते हुए फ्रेडरिक एंगेल्स ने एंटी डोहरिंग पांडुलिपि में मार्क्स द्वारा पढ़ा गया में लिखा, दुनिया की वास्तविक एकता इसकी भौतिकता में निहित है, और यह साबित होता है कभी भी कहीं भी गति के बिना पदार्थ नहीं रहा है, या पदार्थ के बिना गति नहीं रही है, नहीं हो सकती है। केवल यदि प्रश्न उठाया जाए, विचार और चेतना वास्तव में क्या है और वे कहाँ से आते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वे मानव मस्तिष्क के उत्पाद हैं और मनुष्य स्वयं प्रकृति का एक उत्पाद है, जो अपने पर्यावरण में और उसके साथ विकसित हुआ है। इसलिए ये स्वयं सिद्ध है कि मानव मस्तिष्क के उत्पाद अंतिम विश्लेषण में प्रकृति के उत्पाद होने के नाते प्रकृति के बाकी अंतर्संबंधों का खंडन नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ पत्राचार करते हैं। हेगेल एक आदर्शवादी थे, अर्थात उनके मन के भीतर के विचार उनके लिए वास्तविक चीजों और प्रक्रियाओं की कम या ज्यादा अमूर्त छवियां नहीं थे। एबिल्डर प्रतिबिंब एंगेल्स कभी कभी छापों की बात करते हैं, लेकिन इसके विपरीत चीजें और उनका विकास उनके लिए केवल छवियां थीं, जो दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले कहीं न कहीं मौजूद विचार की वास्तविक थीं। अपनी पुस्तक लुडविग फायरबाख में, जिसमें फायरबाख के दर्शन पर उनके और मार्क्स के विचार प्रस्तुत किए गए थे, और जिसे उन्होंने मार्क्स और स्वयं द्वारा 1844 से 45 में हेगेल, फायरबाख और इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा पर लिखी गई एक पुरानी पांडुलिपि को दोबारा पढ़ने के बाद मुद्रण के लिए भेजा था। एंगेल्स ने लिखा, सभी दर्शनशास्त्रों का, खास तौर पर हाल के दर्शनशास्त्रों का, सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है सोच और अस्तित्व का संबंध, आत्मा और प्रकृति का जो प्राथमिक है, आत्मा या प्रकृति। दार्शनिकों ने इस सवाल के जो जवाब दिए, उसने उन्हें 2 बड़े खेमों में विभाजित कर दिया। जो लोग प्रकृति पर आत्मा की प्रधानता का दावा करते थे और इसलिए अंतिम उदाहरण में किसी न किसी रूप में विश्व निर्माण को मानते थे, वे आदर्शवाद के खेमे में शामिल थे। दूसरे, जो प्रकृति को प्राथमिक मानते थे, वे भौतिकवाद के विभिन्न स्कूलों से संबंधित थे। दार्शनिक, आदर्शवाद और भौतिकवाद की अवधारणाओं का कोई अन्य उपयोग केवल भ्रम की ओर ले जाता है। मार्क्स ने न केवल आदर्शवाद को, जो हमेशा किसी न किसी तरह से धर्म से जुड़ा हुआ है, बल्कि ह्यूम और कांट, अज्ञेयवाद, आलोचना और प्रत्यक्षवाद के विचारों को भी खारिज कर दिया, जो हमारे समय में विशेष रूप से व्यापक है। उनके विभिन्न रूपों में उन्होंने उस दर्शन को आदर्शवाद के लिए एक प्रतिक्रियावादी रियायत माना, और सबसे अच्छा भौतिकवाद को चुपके से स्वीकार करने का शर्मनाक तरीका, जबकि दुनिया के सामने इसे नकारना।
अज्ञेयवाद एक आदर्शवादी दार्शनिक सिद्धांत जो ये दावा करता है कि दुनिया अज्ञेय है, कि मानव मन सीमित है और संवेदनाओं के दायरे से परे कुछ भी नहीं जान सकता है। अज्ञेयवाद के विभिन्न रूप हैं। कुछ अज्ञेयवादी भौतिक दुनिया के वस्तुनिष्ठ अस्तित्व को पहचानते हैं लेकिन इसे जानने की संभावना से इनकार करते हैं। अन्य इस आधार पर भौतिक दुनिया के अस्तित्व से इनकार करते हैं कि मनुष्य यह नहीं जान सकता कि उसकी संवेदनाओं से परे कुछ भी मौजूद है या नहीं। आलोचना कांट ने अपने आदर्शवादी दर्शन को ये नाम दिया क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य की संज्ञानात्मक क्षमता की आलोचना ही उस दर्शन का उद्देश्य है। कांट की आलोचना ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि मानवीय तर्क चीजों की प्रकृति को नहीं जान सकता। प्रत्यक्षवाद बुर्जुआ दर्शन और समाजशास्त्र में एक व्यापक प्रवृत्ति जिसकी स्थापना कॉम्टे 1798 से 1857 ने की थी, जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। प्रत्यक्षवादी आंतरिक नियमितताओं और संबंधों को जानने की संभावना से इनकार करते हैं और वस्तुनिष्ठ दुनिया को जानने और बदलने की एक विधि के रूप में दर्शन के महत्व को नकारते हैं। वे दर्शन को विज्ञान की विभिन्न शाखाओं द्वारा प्रदान किए गए डेटा के सारांश और प्रत्यक्ष अवलोकन के परिणामों के सतही विवरण तक सीमित कर देते हैं, यानी सकारात्मक तथ्यों तक। प्रत्यक्षवाद खुद को भौतिकवाद और आदर्शवाद दोनों से ऊपर मानता है, लेकिन वास्तव में यह व्यक्तिपरक आदर्शवाद की एक किस्म से अधिक कुछ नहीं है। इस प्रश्न पर देखिए एंगेल्स और मार्क्स द्वारा ऊपर वर्णित कार्यों के अलावा मार्क्स ने एंगेल्स को 12 दिसंबर 1868 को एक पत्र लिखा था, जिसमें प्रकृतिवादी थॉमस हक्सले के एक कथन का उल्लेख करते हुए, जो सामान्य से अधिक भौतिकवादी था, और उनकी मान्यता कि जब तक हम वास्तव में निरीक्षण करते और सोचते हैं, हम भौतिकवाद से दूर नहीं हो सकते। मार्क्स ने अज्ञेयवाद मानवतावाद के लिए एक छिद्र छोड़ने के लिए हक्सले की निंदा की थी। स्वतंत्रता और आवश्यकता के बीच के संबंध पर मार्क्स के दृष्टिकोण पर ध्यान देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता आवश्यकता की सराहना है। आवश्यकता केवल तभी तक अंधी होती है जब तक इसे समझा नहीं जाता। एंटी डोहरिन में एंगेल्स, इसका अर्थ है प्रकृति में वस्तुनिष्ठ नियमों के शासन की मान्यता और आवश्यकता का स्वतंत्रता में द्वंद्वात्मक परिवर्तन, उसी तरह जैसे अज्ञेय लेकिन संज्ञेय वस्तु इन इटसेल्फ का वस्तु हमारे लिए में वस्तुओं के सार का घटना में परिवर्तन। मार्क्स और एंगेल्स का मानना था कि पुराने भौतिकवाद में फायरबाख के भौतिकवाद सहित और इससे भी अधिक बुचनर, वोट और मोलेशॉट के अशिष्ट भौतिकवाद में निम्नलिखित प्रमुख कमियां थीं। 1. ये भौतिकवाद मुख्यतः यांत्रिक था, जो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में नवीनतम विकास को ध्यान में रखने में विफल रहा। आज पदार्थ के विद्युत सिद्धांत में और को जोड़ना आवश्यक होगा। 2. पुराना भौतिकवाद गैर ऐतिहासिक और गैर द्वंद्वात्मक, तत्वमीमांसा, द्वंद्व विरोधी के अर्थ में था और विकास के दृष्टिकोण का सुसंगत और व्यापक रूप से पालन नहीं करता था। 3. इसने मानव सार को अमूर्त रूप में माना, न कि सभी का जटिल, ठोस और ऐतिहासिक रूप से निर्धारित सामाजिक संबंध के रूप में, और इसलिए केवल दुनिया की व्याख्या की, जबकि यह इसे बदलने का सवाल था, यानी ये क्रांतिकारी व्यावहारिक गतिविधि के महत्व को नहीं समझता था। द्वंद्ववाद विकास के सबसे व्यापक और गहन सिद्धांत के रूप में और विषय वस्तु में सबसे समृद्ध होने के कारण मार्क्स और एंगेल्स ने हेगेलियन द्वंद्ववाद को शास्त्रीय जर्मन दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना। उनका मानना था कि विकास के सिद्धांत विकास के किसी भी अन्य सूत्रीकरण में एक तरफा और विषय वस्तु की कमी थी, और यह प्रकृति और समाज में विकास के वास्तविक पाठ्यक्रम, जो अक्सर छलांग लगाकर और आपदाओं और क्रांतियों के माध्यम से आगे बढ़ता है, को केवल विकृत और विकृत कर सकता था। मार्क्स और मैं ही एकमात्र ऐसे लोग थे जिन्होंने सचेत द्वंद्ववाद को हेगेलियनवाद सहित आदर्शवाद के विनाश से बचाया और इसे प्रकृति की भौतिकवादी अवधारणा में लागू किया। प्रकृति द्वंद्ववाद का प्रमाण है और आधुनिक प्राकृतिक विज्ञान के लिए ये कहना होगा कि इसने इस परीक्षण के लिए अत्यंत समृद्ध ये रेडियम, इलेक्ट्रॉन, तत्वों के रूपांतरण आदि की खोज से पहले लिखा गया था और दैनिक बढ़ती सामग्री प्रदान की है, और इस प्रकार यह साबित किया है कि अंतिम विश्लेषण में प्रकृति की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है और आध्यात्मिक नहीं है। एंगेल्स लिखते हैं, महान बुनियादी विचार यह है कि दुनिया को पहले से तैयार चीजों के एक जटिल समूह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि प्रक्रियाओं के एक जटिल समूह के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसमें हमारे दिमाग में उनकी मानसिक छवियों से कम नहीं दिखने वाली चीजें, अवधारणाएं अस्तित्व में आने और खत्म होने के एक निरंतर परिवर्तन से गुजरती हैं। यह महान मौलिक विचार विशेष रूप से हेगेल के समय से सामान्य चेतना में इतनी गहराई से व्याप्त है कि इस सामान्यता में अब शायद ही कभी इसका खंडन किया जाता है। लेकिन इस मौलिक विचार को शब्दों में स्वीकार करना और जांच के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार से वास्तविकता में इसे लागू करना दो अलग अलग चीजें हैं। द्वंद्वात्मक दर्शन के लिए कुछ भी अंतिम, निरपेक्ष, पवित्र नहीं है।
ये हर चीज और हर चीज के क्षणभंगुर चरित्र को प्रकट करता है, बनने और खत्म होने की निरंतर प्रक्रिया, निम्न से उच्चतर तक अंतहीन आरोहण के अलावा कुछ भी इसके सामने टिक नहीं सकता। और द्वंद्वात्मक दर्शन स्वयं सोचने वाले मस्तिष्क में इस प्रक्रिया के मात्र प्रतिबिंब से अधिक कुछ नहीं है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मकता बाहरी दुनिया और मानवीय विचार दोनों की गति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। हेगेल के दर्शन के इस क्रांतिकारी पहलू को मार्क्स ने अपनाया और विकसित किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अन्य विज्ञानों से ऊपर खड़े किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं है। पिछले दर्शन से विचार और उसके नियमों का विज्ञान औपचारिक तर्क और द्वंद्वात्मकता बनी हुई है। द्वंद्वात्मकता, जैसा कि मार्क्स ने समझा और हेगेल के अनुरूप भी, इसमें वह शामिल है जिसे अब ज्ञान का सिद्धांत या ज्ञान मीमांसा कहा जाता है, जो ज्ञान के मूल और विकास का अध्ययन और सामान्यीकरण करता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर संक्रमण। हमारे समय में विकास का, क्रमिक विकास का विचार सामाजिक चेतना में लगभग पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है, केवल दूसरे तरीकों से, हेगेलियन दर्शन के माध्यम से नहीं। फिर भी यह विचार, जैसा कि मार्क्स और एंगेल्स ने हेगेल के दर्शन के आधार पर तैयार किया था, विकास के वर्तमान विचार की तुलना में सामग्री में कहीं अधिक व्यापक और कहीं अधिक समृद्ध है। एक विकास जो, जैसा कि यह था, पहले से ही पारित चरणों को दोहराता है, लेकिन उन्हें एक अलग तरीके से, उच्च आधार पर, नकार का निषेध, दोहराता है। एक विकास ऐसा कहा जाता है जो एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि सर्पिल में आगे बढ़ता है, छलांग, आपदाओं और क्रांतियों द्वारा एक विकास, निरंतरता में विराम, मात्रा का गुणवत्ता में परिवर्तन, विकास के प्रति आंतरिक आवेग, किसी भी घटना के सभी पहलुओं के बीच परस्पर निर्भरता और सबसे करीबी और अविभाज्य संबंध। इतिहास लगातार नए पहलुओं को उजागर करता है, एक ऐसा संबंध जो गति की एक समान और सार्वभौमिक प्रक्रिया प्रदान करता है, जो निश्चित नियमों का पालन करता है। ये द्वंद्ववाद की कुछ विशेषताएं हैं जो विकास के एक सिद्धांत के रूप में पारंपरिक सिद्धांत से अधिक समृद्ध हैं। देखें मार्क्स का 8 जनवरी 1868 को एंगेल्स को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने स्टीन की लकड़ी की त्रिमूर्ति का उपहास किया है, जिसे भौतिकवादी द्वंद्ववाद के साथ भ्रमित करना बेतुका होगा। इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा। पुराने भौतिकवाद की असंगति, अपूर्णता और एकतरफापन के एहसास ने मार्क्स को समाज के विज्ञान को भौतिकवादी बुनियाद के साथ सामंजस्य में लाने और उसके आधार पर उसका पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता के प्रति आश्वस्त किया। चूंकि भौतिकवाद सामान्य रूप से चेतना को अस्तित्व के परिणाम के रूप में समझाता है, न कि इसके विपरीत, तो मानव जाति के सामाजिक जीवन पर लागू भौतिकवाद को सामाजिक चेतना को सामाजिक अस्तित्व के परिणाम के रूप में समझाना होगा। मार्क्स लिखते हैं, कैपिटल खंड I, तकनीक, प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार के तरीके, उत्पादन की तात्कालिक प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपना जीवन बनाए रखता है, का खुलासा करती है और इस तरह उसके सामाजिक संबंधों और उनसे निकलने वाली मानसिक अवधारणाओं के निर्माण के तरीके को भी उजागर करती है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में अपने योगदान की प्रस्तावना में मार्क्स मानव समाज और उसके इतिहास पर लागू भौतिकवाद के मूलभूत सिद्धांतों का एक अभिन्न सूत्रीकरण निम्नलिखित शब्दों में करते हैं। अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में प्रवेश करते हैं जो अपरिहार्य हैं और उनकी इच्छा से स्वतंत्र हैं, उत्पादन के संबंध जो उनकी भौतिक उत्पादक शक्तियों के विकास के एक निश्चित चरण के अनुरूप हैं। उत्पादन के इन संबंधों का योग समाज की आर्थिक संरचना, वास्तविक आधारशिला का निर्माण करता है, जिस पर एक कानूनी और राजनीतिक अधिरचना उभरती है और जिसके अनुरूप सामाजिक चेतना के निश्चित रूप होते हैं। भौतिक जीवन की उत्पादन पद्धति सामान्य रूप से सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन प्रक्रिया को निर्धारित करती है। यह मनुष्य की चेतना नहीं है जो उनके अस्तित्व को निर्धारित करती है, बल्कि इसके विपरीत, उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। अपने विकास के एक निश्चित चरण में समाज की भौतिक उत्पादक शक्तियां मौजूदा उत्पादन संबंधों के साथ, या जो कि एक ही चीज के लिए एक कानूनी अभिव्यक्ति है, उन संपत्ति संबंधों के साथ संघर्ष में आती है जिनके भीतर वे अब तक काम कर रहे थे। उत्पादक शक्तियों के विकास के रूपों से ये संबंध उनके बंधनों में बदल जाते हैं। फिर सामाजिक क्रांति का युग शुरू होता है। आर्थिक आधार के परिवर्तन के साथ संपूर्ण विशाल अधिरचना कमोबेश तेजी से रूपांतरित हो जाती है। ऐसे परिवर्तनों पर विचार करते समय उत्पादन की आर्थिक स्थितियों के भौतिक परिवर्तन, जिसे प्राकृतिक विज्ञान की सटीकता से निर्धारित किया जा सकता है, और कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक, सौंदर्यबोध संबंधी या दार्शनिक संक्षेप में वैचारिक रूपों के बीच हमेशा अंतर किया जाना चाहिए, जिसमें मनुष्य इस संघर्ष के प्रति सचेत हो जाते हैं और उससे लड़ते हैं। जिस तरह किसी व्यक्ति के बारे में हमारी राय इस बात पर आधारित नहीं होती कि वह अपने बारे में क्या सोचता है, उसी तरह हम परिवर्तन के ऐसे दौर का आकलन उसकी अपनी चेतना से नहीं कर सकते,
इसके विपरीत इस चेतना को भौतिक जीवन के अंतर्विरोधों से, सामाजिक उत्पादक शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच मौजूदा संघर्ष से समझाया जाना चाहिए। व्यापक रूपरेखा में एशियाई, प्राचीन, सामंती और आधुनिक बुर्जुआ उत्पादन के तरीकों को समाज के आर्थिक गठन में प्रगतिशील युगों के रूप में नामित किया जा सकता है। देखें मार्क्स द्वारा 7 जुलाई 1866 को एंगेल्स को लिखे पत्र में संक्षिप्त सूत्रीकरण। हमारा सिद्धांत है कि श्रम का संगठन उत्पादन के साधनों द्वारा निर्धारित होता है। इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा की खोज, या अधिक सही ढंग से कहें तो सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में भौतिकवाद की निरंतरता और विस्तार ने पहले के ऐतिहासिक सिद्धांतों की दो मुख्य कमियों को दूर कर दिया। सबसे पहले, उत्तरार्ध ने सबसे अच्छे रूप में केवल मानव की ऐतिहासिक गतिविधियों में वैचारिक उद्देश्यों की जांच की, उन उद्देश्यों की उत्पत्ति की जांच किए बिना, या सामाजिक संबंधों की प्रणाली के विकास को नियंत्रित करने वाले वस्तुगत नियमों का पता लगाए बिना, या भौतिक उत्पादन द्वारा प्राप्त विकास की डिग्री में इन संबंधों की जड़ों को देखे बिना। दूसरे स्थान पर, पहले के सिद्धांतों ने जनसंख्या के जनसमूह की गतिविधियों को शामिल नहीं किया, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद ने पहली बार वैज्ञानिक सटीकता के साथ जनसमूह के जीवन की सामाजिक स्थितियों और उन स्थितियों में परिवर्तनों का अध्ययन करना संभव बनाया। सबसे अच्छे रूप में, मार्क्सवाद पूर्व समाजशास्त्र और इतिहास लेखन ने यादृच्छिक रूप से एकत्र किए गए कच्चे तथ्यों का एक संग्रह और ऐतिहासिक प्रक्रिया के व्यक्तिगत पहलुओं का विवरण सामने लाया। विरोधी प्रवृत्तियों की समग्रता की जांच करके, उन्हें ऐतिहासिक प्रक्रिया के व्यक्तिगत पहलुओं के विभिन्न वर्गों के जीवन और उत्पादन की सटीक रूप से परिभाषित स्थितियों तक कम करके, किसी विशेष प्रमुख विचार के चयन या उसकी व्याख्या की जांच करके, और यह उजागर करके कि बिना किसी अपवाद के सभी विचार और सभी विभिन्न प्रवृत्तियां उत्पादन की भौतिक शक्तियों की स्थिति से उत्पन्न होती हैं। मार्क्सवाद ने सामाजिक आर्थिक प्रणालियों के उत्थान, विकास और पतन की प्रक्रिया के एक सर्वव्यापी और व्यापक अध्ययन का रास्ता दिखाया। लोग अपना इतिहास खुद बनाते हैं, लेकिन लोगों के जनसमूह के उद्देश्यों को क्या निर्धारित करता है, यानी मानव समाज के जनसमूह में इन सभी टकरावों का कुल योग क्या है। भौतिक जीवन के उत्पादन की वस्तुगत स्थितियां क्या हैं जो मनुष्य की सभी ऐतिहासिक गतिविधियों का आधार बनती हैं। इन स्थितियों के विकास का नियम क्या है। इन सभी की ओर मार्क्स ने ध्यान आकर्षित किया और इतिहास के एक एकल प्रक्रिया के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन का रास्ता दिखाया, जो अपनी सभी अपार विविधता और विरोधाभासों के साथ निश्चित नियमों द्वारा शासित होती है। वर्ग संघर्ष। ये सर्वविदित है कि किसी भी समाज में उसके कुछ सदस्यों के प्रयास दूसरों के प्रयासों से टकराते हैं। सामाजिक जीवन विरोधाभासों से भरा होता है, और इतिहास राष्ट्रों और समाजों के बीच, साथ ही राष्ट्रों और समाजों के भीतर संघर्ष को प्रकट करता है। और इसके अलावा क्रांति और प्रतिक्रिया, शांति और युद्ध, ठहराव और तीव्र प्रगति या गिरावट की अवधियों का एक क्रम भी होता है। मार्क्सवाद ने इस प्रतीत होने वाली भूल-भुलैया और अराजकता को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है, यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। किसी दिए गए समाज या समाजों के समूह के सभी सदस्यों के प्रयासों के योग का अध्ययन ही उन प्रयासों के परिणाम की वैज्ञानिक परिभाषा की ओर ले जा सकता है। अब परस्पर विरोधी प्रयास उन वर्गों की स्थिति और जीवन के तरीके में अंतर से उत्पन्न होते हैं जिनमें प्रत्येक समाज विभाजित है। मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा था, अब तक के सभी मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, आदिम समुदाय के इतिहास को छोड़कर, जिसे बाद में एंगेल्स ने जोड़ा। स्वतंत्र व्यक्ति और दास, कुलीन और साधारण, स्वामी और भूदास, संघ स्वामी और मजदूर, एक शब्द में उत्पीड़क और उत्पीड़ित, एक दूसरे के लगातार विरोध में खड़े थे। एक अविच्छिन्न, कभी छिपी हुई, कभी खुली लड़ाई लड़ रहे थे। एक ऐसी लड़ाई जो हर बार या तो बड़े पैमाने पर समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में समाप्त होती थी, या संघर्षरत वर्गों के आम विनाश में। सामंती समाज के खंडहरों से उगने वाले आधुनिक बुर्जुआ समाज ने वर्ग विरोधों को खत्म नहीं किया है। इसने पुराने के स्थान पर नए वर्ग, उत्पीड़न की नई स्थितियां, संघर्ष के नए रूप स्थापित किए हैं। हालांकि हमारे युग, बुर्जुआ वर्ग के युग में यह विशिष्ट विशेषता है, इसने वर्ग विरोधों को सरल बना दिया है। समग्र रूप से समाज दो बड़े शत्रुतापूर्ण शिविरों में, दो बड़े वर्गों में विभाजित होता जा रहा है जो सीधे एक दूसरे के आमने सामने हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। महान फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही यूरोपीय इतिहास ने कई देशों में स्पष्ट रूप से यह उजागर किया है कि वास्तव में घटनाओं के मूल में क्या है, वर्गों का संघर्ष। फ्रांस में पुनर्स्थापना काल ने पहले से ही कई इतिहासकारों, थियरी, गुइजोट, मिग्नेट और थियस को जन्म दिया है, जो कुछ हो रहा था उसका सारांश देते हुए ये स्वीकार करने के लिए बाध्य थे कि वर्ग संघर्ष हो रहा था। ये स्वीकार करने के लिए बाध्य थे कि वर्ग संघर्ष पूरे फ्रांसीसी इतिहास की कुंजी है। पुनर्स्थापना फ्रांस में 1814 और 1830 के बीच की अवधि जब सत्ता बोर्बन्स के हाथों में थी,
1792 में फ्रांसीसी बुर्जुआ क्रांति द्वारा उनके पराभव के बाद उन्हें पुनः गद्दी पर बैठाया गया। आधुनिक काल पूंजीपति वर्ग की पूर्ण विजय, प्रतिनिधि संस्थाएं, व्यापक यदि सार्वभौमिक नहीं, मताधिकार, एक सस्ता दैनिक प्रेस जो जनता के बीच व्यापक रूप से प्रसारित होता है, आदि, शक्तिशाली और लगातार बढ़ते श्रमिकों के संघों और नियोक्ताओं के संघों आदि का काल ने और भी अधिक स्पष्ट रूप से, हालांकि कभी कभी बहुत ही एक तरफा, शांतिपूर्ण और संवैधानिक रूप में, वर्ग संघर्ष को घटनाओं के मुख्य स्रोत के रूप में दिखाया है। मार्क्स के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से निम्नलिखित अंश हमें ये दिखाएगा कि मार्क्स ने आधुनिक समाज में प्रत्येक वर्ग की स्थिति के वस्तुपरक विश्लेषण के लिए, प्रत्येक वर्ग की विकासात्मक स्थितियों के विश्लेषण के संदर्भ में, सामाजिक विज्ञान से क्या मांग की थी। आज पूंजीपति वर्ग के आमने सामने खड़े सभी वर्गों में से केवल सर्वहारा वर्ग ही वास्तव में क्रांतिकारी वर्ग है। अन्य वर्ग आधुनिक उद्योग के सामने क्षयग्रस्त हो जाते हैं और अंततः लुप्त हो जाते हैं। सर्वहारा वर्ग इसका विशेष और आवश्यक उत्पाद है। निम्न मध्यम वर्ग, छोटे निर्माता, दुकानदार, कारीगर, किसान, ये सभी पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध लड़ते हैं ताकि मध्यम वर्ग के अंश के रूप में अपने अस्तित्व को विलुप्त होने से बचाया जा सके। इसलिए वे क्रांतिकारी नहीं बल्कि रूढ़िवादी हैं, बल्कि वे प्रतिक्रियावादी हैं, क्योंकि वे इतिहास के चक्र को पीछे ले जाने का प्रयास करते हैं। यदि संयोग से वे क्रांतिकारी हैं तो वे केवल सर्वहारा वर्ग में अपने आसन स्थानांतरण के मद्देनजर हैं। इस प्रकार वे अपने वर्तमान बल्कि अपने भविष्य के हितों की रक्षा करते हैं। वे अपने स्वयं के दृष्टिकोण को छोड़कर खुद को सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकोण पर रखते हैं। कई ऐतिहासिक कार्यों में, ग्रंथ सूची देखें, मार्क्स ने भौतिकवादी इतिहास लेखन के शानदार और गहन उदाहरण दिए, प्रत्येक व्यक्तिगत वर्ग की स्थिति का विश्लेषण और कभी कभी एक वर्ग के भीतर विभिन्न समूहों या स्तरों का विश्लेषण, ये स्पष्ट रूप से दिखाते हुए कि क्यों और कैसे हर वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष है। उपर्युक्त उद्धृत अंश एक उदाहरण है कि कैसे मार्क्स ने ऐतिहासिक विकास के परिणाम को निर्धारित करने के लिए एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक, अतीत से भविष्य तक सामाजिक संबंधों और संक्रमणकालीन चरणों के एक जटिल नेटवर्क का विश्लेषण किया था। मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत उनके सिद्धांत की सबसे गहन, व्यापक और विस्तृत पुष्टि और अनुप्रयोग है। मार्क्स का आर्थिक सिद्धांत, इस कार्य का अंतिम उद्देश्य आधुनिक समाज यानी पूंजीवादी बुर्जुआ समाज की गति के आर्थिक नियम को उजागर करना है। मार्क्स ने पूंजी की प्रस्तावना में कहा है, किसी दिए गए ऐतिहासिक रूप से परिभाषित समाज में उत्पादन के संबंधों की जांच, उनकी शुरुआत, विकास और गिरावट, यह मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की सामग्री है। पूंजीवादी समाज में वस्तुओं का उत्पादन प्रमुख है और इसलिए मार्क्स का विश्लेषण वस्तु के विश्लेषण से शुरू होता है। कीमत, सबसे पहले एक वस्तु वह चीज है जो मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। दूसरे स्थान पर यह एक ऐसी चीज है जिसे किसी अन्य चीज के लिए बदला जा सकता है। किसी चीज की उपयोगिता उसे उपयोग मूल्य बनाती है। विनिमय मूल्य या मूल्य, सबसे पहले अनुपात वह अनुपात है जिसमें एक प्रकार के निश्चित संख्या में उपयोग मूल्यों को दूसरे प्रकार के निश्चित संख्या में उपयोग मूल्यों के लिए बदला जा सकता है। दैनिक अनुभव हमें दिखाता है कि ऐसे लाखों करोड़ों आदान प्रदान लगातार हर तरह के उपयोग मूल्य को, यहाँ तक कि सबसे विविध और अतुलनीय को भी एक दूसरे के साथ समान कर रहे हैं। अब इन विभिन्न चीजों के बीच क्या आम है? जो चीजें सामाजिक संबंधों की एक निश्चित प्रणाली में लगातार एक दूसरे के साथ समान हैं। उनकी सामान्य विशेषता यह है कि वे श्रम के उत्पाद हैं। उत्पादों का आदान प्रदान करते समय लोग सबसे विविध प्रकार के श्रम को समान करते हैं। वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक संबंधों की एक प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत उत्पादक विविध उत्पाद, श्रम का सामाजिक विभाजन बनाते हैं। परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं में जो सामान्य है वह उत्पादन की एक निश्चित शाखा का ठोस श्रम नहीं है, एक विशेष प्रकार का श्रम नहीं है, बल्कि अमूर्त मानव श्रम है, सामान्य रूप से मानव श्रम। किसी दिए गए समाज की सभी श्रम शक्ति, जैसा कि सभी वस्तुओं के मूल्यों के योग में दर्शाया गया है, एक ही मानव श्रम शक्ति है। विनिमय के हजारों लाखों कार्य इसे साबित करते हैं। परिणामस्वरूप प्रत्येक विशेष वस्तु सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय का केवल एक निश्चित हिस्सा दर्शाती है। मूल्य का परिमाण सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की मात्रा या किसी दिए गए उपयोग मूल्य के किसी दिए गए वस्तु के उत्पादन के लिए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब भी हम विनिमय के जरिए अपने अलग अलग उत्पादों को मूल्य के रूप में बराबर करते हैं, उसी कार्य के जरिए हम उन पर खर्च किए गए अलग अलग तरह के श्रम को भी मानव श्रम के रूप में बराबर करते हैं। हमें इसका एहसास नहीं होता, फिर भी हम ऐसा करते हैं। जैसा कि पहले के अर्थशास्त्रियों में से एक ने कहा था, मूल्य दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, बस उन्हें ये जोड़ना चाहिए था, एक ऐसा संबंध जो भौतिक आवरण के नीचे छिपा हुआ है। हम समझ सकते हैं कि मूल्य क्या है,
जब हम इसे किसी खास ऐतिहासिक प्रकार के समाज में उत्पादन के सामाजिक संबंधों की प्रणाली के दृष्टिकोण से देखते हैं, या ऐसे संबंध जो विनिमय की सामूहिक घटना में खुद को प्रकट करते हैं, एक ऐसी घटना जो खुद को हजारों बार दोहराती है। मूल्यों के रूप में सभी वस्तुएं केवल संचित श्रम समय के निश्चित द्रव्यमान हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, वस्तुओं में शामिल श्रम के दोहरे चरित्र का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद मार्क्स मूल्य और धन के रूप का विश्लेषण करते हैं। यहाँ मार्क्स का मुख्य कार्य मूल्य के धन रूप की उत्पत्ति का अध्ययन करना, विनिमय के विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया का अध्ययन करना है, जो विनिमय के व्यक्तिगत और आकस्मिक कृत्यों से शुरू होता है। मूल्य का प्रारंभिक या आकस्मिक रूप, जिसमें एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा को दूसरी वस्तु की एक निश्चित मात्रा के लिए विनिमय किया जाता है। मूल्य के सार्वभौमिक रूप पर आगे बढ़ते हुए, जिसमें कई अलग अलग वस्तुओं का एक ही विशेष वस्तु के लिए विनिमय किया जाता है, और मूल्य के धन रूप के साथ समाप्त होता है, जब सोना वह विशेष वस्तु सार्वभौमिक समतुल्य बन जाता है। विनिमय और वस्तु उत्पादन के विकास के सर्वोच्च उत्पाद के रूप में धन सभी व्यक्तिगत श्रम के सामाजिक चरित्र को, बाजार द्वारा एकजुट व्यक्तिगत उत्पादकों के बीच सामाजिक संबंध को छुपाता है। मार्क्स धन के विभिन्न कार्यों का बहुत विस्तार से विश्लेषण करते हैं। यहाँ विशेष रूप से यह नोट करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि सामान्यतः पूंजी के आरंभिक अध्यायों में है, कि जो बात अमूर्त और कभी कभी विशुद्ध रूप से निगमनात्मक व्याख्या प्रतीत होती है, वह वास्तव में विनिमय और माल उत्पादन के विकास के इतिहास पर तथ्यात्मक सामग्री के विशाल संग्रह से संबंधित है। यदि हम पैसे पर विचार करें, तो इसका अस्तित्व वस्तुओं के आदान प्रदान में एक निश्चित चरण को दर्शाता है। पैसे के विशेष कार्य, जो ये या तो वस्तुओं के मात्र समतुल्य के रूप में, या संचलन के साधन के रूप में, या भुगतान के साधन के रूप में, संचय के रूप में, या सार्वभौमिक धन के रूप में करता है, एक या दूसरे कार्य की सीमा और सापेक्ष प्रबलता के अनुसार सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत अलग अलग चरणों की ओर इशारा करते हैं। अधिशेष मूल्य, वस्तु उत्पादन के विकास में एक निश्चित चरण पर पैसा पूंजी में तब्दील हो जाता है। वस्तु परिसंचरण का सूत्र CMC, वस्तु धन वस्तु था, यानी एक वस्तु को दूसरे को खरीदने के उद्देश्य से बेचना। इसके विपरीत पूंजी का सामान्य सूत्र MCM है, अर्थात बेचने के उद्देश्य से खरीद लाभ पर। प्रचलन में लाए जाने वाले पैसे के मूल मूल्य से अधिक वृद्धि को मार्क्स ने अधिशेष मूल्य कहा है। पूंजीवादी प्रचलन में पैसे की इस वृद्धि का तथ्य सर्वविदित है। वास्तव में ये वृद्धि ही है जो पैसे को उत्पादन के एक विशेष और ऐतिहासिक रूप से निर्धारित सामाजिक संबंध के रूप में पूंजी में बदल देती है। अधिशेष मूल्य वस्तु प्रचलन से उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि बाद वाला केवल समतुल्यों के आदान प्रदान को जानता है। नहीं, यह मूल्य वृद्धि से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि खरीदार और विक्रेता के पारस्परिक नुकसान और लाभ एक दूसरे को बराबर कर देंगे, जबकि हमारे यहाँ जो है वह एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि एक सामूहिक, औसत और सामाजिक घटना है। अधिशेष मूल्य प्राप्त करने के लिए पैसे के मालिक को बाजार में एक ऐसी वस्तु ढूंढनी चाहिए जिसका उपयोग मूल्य के स्रोत होने का विशिष्ट गुण रखता हो, एक ऐसी वस्तु जिसकी खपत की प्रक्रिया एक ही समय में मूल्य के निर्माण की प्रक्रिया भी है। ऐसी एक वस्तु मौजूद है, मानव श्रम शक्ति। इसका उपभोग श्रम है और श्रम मूल्य बनाता है। धन का स्वामी श्रम शक्ति को उसके मूल्य पर खरीदता है, जो हर दूसरी वस्तु के मूल्य की तरह उसके उत्पादन के लिए अपेक्षित सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय, यानी श्रमिक और उसके परिवार के भरण पोषण की लागत द्वारा निर्धारित होता है। पर्याप्त श्रम शक्ति खरीदने के बाद धन का स्वामी इसका उपयोग करने का हकदार होता है, यानी इसे पूरे दिन के लिए काम पर लगा सकता है, मान लीजिए 12 घंटे। फिर भी 6 घंटे आवश्यक श्रम समय के दौरान श्रमिक अपने स्वयं के भरण पोषण की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त उत्पाद बनाता है। अगले 6 घंटे अतिरिक्त श्रम समय के दौरान वह अतिरिक्त उत्पाद या अधिशेष मूल्य बनाता है, जिसके लिए पूंजीपति भुगतान नहीं करता है। इसलिए उत्पादन की प्रक्रिया के दृष्टिकोण से पूंजी में 2 भागों को अलग किया जाना चाहिए। स्थिर पूंजी, जो उत्पादन के साधनों, मशीनरी, उपकरण, कच्चा माल आदि पर खर्च की जाती है, जिसका मूल्य बिना किसी बदलाव के तैयार उत्पाद में स्थानांतरित हो जाता है, तुरंत या भाग दर भाग। दूसरा, परिवर्तनशील पूंजी, जो श्रम शक्ति पर खर्च की जाती है। इस बाद वाली पूंजी का मूल्य अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि श्रम प्रक्रिया में बढ़ता है, जिससे अधिशेष मूल्य बनता है। इसलिए श्रम शक्ति के पूंजी के शोषण की डिग्री को व्यक्त करने के लिए अधिशेष की तुलना पूरी पूंजी से नहीं बल्कि केवल परिवर्तनशील पूंजी से की जानी चाहिए। इस प्रकार अभी दिए गए उदाहरण में अधिशेष मूल्य की दर, जैसा कि मार्क्स इस अनुपात को कहते हैं, 6:6 होगी, यानी 100%।
पूंजी के उदय के लिए दो ऐतिहासिक पूर्वापेक्षाएं थीं। पहली, सामान्य रूप से वस्तु उत्पादन के विकास के अपेक्षाकृत उच्च स्तर की परिस्थितियों में व्यक्तियों के हाथों में कुछ निश्चित धनराशियों का संचय। दूसरी, एक ऐसे श्रमिक का अस्तित्व जो दोहरे अर्थ में स्वतंत्र हो, अपनी श्रम शक्ति के पैमाने पर सभी बाधाओं या प्रतिबंधों से मुक्त, और सामान्य रूप से भूमि और सभी उत्पादन के साधनों से मुक्त। एक स्वतंत्र और अनासक्त श्रमिक, एक सर्वहारा, जो अपनी श्रम शक्ति को बेचे बिना जीवित नहीं रह सकता। अधिशेष मूल्य को बढ़ाने के दो मुख्य तरीके हैं: कार्य दिवस को लंबा करना, पूर्ण अधिशेष मूल्य, और आवश्यक कार्य दिवस को कम करना, सापेक्ष अधिशेष मूल्य। पहले के विश्लेषण में मार्क्स ने छोटे कार्य दिवस के लिए मजदूर वर्ग के संघर्ष और कार्य दिवस को लंबा करने 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, और इसे कम करने 19वीं शताब्दी में कारखाना कानून के लिए राज्य प्राधिकरण के हस्तक्षेप की सबसे प्रभावशाली तस्वीर पेश की है। पूंजी के आगमन के बाद से दुनिया के सभी सभ्य देशों में मजदूर वर्ग के आंदोलन के इतिहास ने इस तस्वीर को बढ़ाने वाले नए तथ्यों का खजाना प्रदान किया है। सापेक्ष अधिशेष मूल्य के उत्पादन का विश्लेषण करते हुए मार्क्स ने पूंजीवाद द्वारा श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के 3 मौलिक ऐतिहासिक चरणों की जांच की। 1. सरल सहयोग। 2. श्रम और विनिर्माण का विभाजन। 3. मशीनरी और बड़े पैमाने का उद्योग। मार्क्स ने यहाँ पूंजीवादी विकास की बुनियादी और विशिष्ट विशेषताओं को कितनी गहराई से उजागर किया है, ये संयोग से इस तथ्य से पता चलता है कि रूस में हस्तशिल्प उद्योगों की जांच में पहले 2 चरणों को दर्शाने वाली प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। बड़े पैमाने के मशीन उद्योग का क्रांतिकारी प्रभाव, जैसा कि मार्क्स ने 1867 में वर्णित किया था, पिछले आधी सदी के दौरान कई नए देशों, रूस, जापान आदि में खुद को प्रकट कर चुका है। जारी रखें। मार्क्स का पूंजी संचय का विश्लेषण सबसे नया और महत्वपूर्ण है, यानी अधिशेष मूल्य के एक हिस्से का पूंजी में रूपांतरण, और इसका उपयोग पूंजीपति की सनक की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि नए उत्पादन के लिए किया जाना। मार्क्स ने सभी पूर्ववर्ती शास्त्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्रियों, एडम स्मिथ से शुरू द्वारा की गई गलती को उजागर किया, जिन्होंने यह मान लिया था कि पूंजी में परिवर्तित होने वाला संपूर्ण अधिशेष मूल्य परिवर्तनशील पूंजी का निर्माण करता है। वास्तव में यह उत्पादन के साधनों और परिवर्तनशील पूंजी में विभाजित है। पूंजीवाद के विकास और समाजवाद में इसके रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है परिवर्तनशील पूंजी हिस्से की तुलना में स्थिर पूंजी हिस्से, कुल पूंजी में से, की अधिक तीव्र वृद्धि। मशीनों द्वारा श्रमिकों की जगह लेने की प्रक्रिया को तेज करके और एक छोर पर धन तथा दूसरे छोर पर गरीबी पैदा करके पूंजी का संचयन भी श्रम की आरक्षित सेना कहलाने वाली चीज को जन्म देता है। श्रमिकों के सापेक्ष अधिशेष या पूंजीवादी अतिजनसंख्या को, जो सबसे विविध रूप धारण करता है और पूंजी को उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ऋण सुविधाओं और उत्पादन के साधनों के रूप में पूंजी के संचय के साथ ये संयोगवश अति उत्पादन के संकटों को समझने की कुंजी है जो पूंजीवादी देशों में समय समय पर होते हैं, पहले औसतन हर 10 साल पर और बाद में अधिक लंबे और कम निश्चित अंतराल पर। पूंजीवाद के तहत पूंजी के संचय से हमें आदिम संचय के रूप में जाना जाने वाला अंतर करना चाहिए। उत्पादन के साधनों से श्रमिक का जबरन अलगाव, किसानों को जमीन से बेदखल करना, सामुदायिक जमीनों की चोरी, उपनिवेशों और राष्ट्रीय ऋणों की व्यवस्था, सुरक्षात्मक शुल्क और इसी तरह की अन्य चीजें। आदिम संचय एक छोर पर स्वतंत्र सर्वहारा वर्ग का निर्माण करता है और दूसरे छोर पर धन का स्वामी, पूंजीपति का निर्माण करता है। मार्क्स ने पूंजीवादी संचय की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का वर्णन निम्नलिखित प्रसिद्ध शब्दों में किया है: तात्कालिक उत्पादकों का अधिग्रहण निर्दयी बर्बरता के साथ किया जाता है और भावनाओं के उकसावे के तहत सबसे बदनाम, सबसे घिनौना, सबसे तुच्छ, सबसे नीचतापूर्ण तरीके से किया जाता है। स्व अर्जित निजी संपत्ति, किसान और हस्तशिल्पकार की, जो कि यूं कहें कि अलग थलग स्वतंत्र श्रमिक व्यक्ति को उसके श्रम की स्थितियों के साथ मिलाने पर आधारित है, पूंजीवादी निजी संपत्ति द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है, जो दूसरों के नामात्र मुक्त श्रम के शोषण पर टिकी होती है। जिसे अब अधिग्रहित किया जाना है वह अब अपने लिए काम करने वाला मजदूर नहीं है, बल्कि पूंजीपति कई मजदूरों का शोषण कर रहा है। यह अधिग्रहण पूंजीवादी उत्पादन के अंतर्निहित नियमों की कार्रवाई द्वारा, पूंजी के केंद्रीकरण द्वारा पूरा किया जाता है। एक पूंजीपति हमेशा कई लोगों को मारता है। इस केंद्रीकरण या कुछ पूंजीपतियों द्वारा बहुत से पूंजीपतियों के अधिग्रहण के साथ साथ श्रम प्रक्रिया का सहकारी स्वरूप, विज्ञान का सचेत तकनीकी प्रयोग, भूमि की विधिवत खेती, श्रम के साधनों का केवल आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले श्रम के साधनों में रूपांतरण, संयुक्त समाजीकृत श्रम के उत्पादन के साधनों के रूप में उनके उपयोग द्वारा सभी उत्पादन साधनों का किफायतीकरण,
सभी लोगों को विश्व बाजार के जाल में उलझाना, और इसके साथ ही पूंजीवादी शासन का अंतर्राष्ट्रीय चरित्र विकसित होता है। पूंजी के दिग्गजों की लगातार घटती संख्या के साथ, जो परिवर्तन की इस प्रक्रिया के सभी लाभों को हड़प लेते हैं और उन पर एकाधिकार कर लेते हैं, दुख, उत्पीड़न, गुलामी, पतन, शोषण का द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन इसके साथ ही मजदूर वर्ग का विद्रोह भी बढ़ता है, एक ऐसा वर्ग जिसकी संख्या हमेशा बढ़ती रहती है और जो पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया के तंत्र द्वारा अनुशासित, एकजुट और संगठित होता है। पूंजी का एकाधिकार उत्पादन के तरीके पर एक बीड़ी बन जाता है, जो इसके साथ ही और इसके अधीन ही विकसित हुआ है। उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण और श्रम का समाजीकरण अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वे अपने पूंजीवादी आवरण के साथ असंगत हो जाते हैं। आवरण फट जाता है, पूंजीवादी निजी संपत्ति की घंटी बजती है, जब्त करने वालों का जब्त कर लिया जाता है। मार्क्स ने पूंजी के दूसरे खंड में समग्र सामाजिक पूंजी के पुनरुत्पादन का जो विश्लेषण किया है, वह भी नया और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी मार्क्स किसी एक घटना से नहीं, बल्कि सामूहिक घटना से निपटते हैं, समाज की अर्थव्यवस्था के एक अंश से नहीं, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था से। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों की उपरोक्त गलती को सुधारते हुए मार्क्स ने पूरे सामाजिक उत्पादन को दो बड़े भागों में विभाजित किया है: आय, उत्पादन के साधनों का उत्पादन, और दो, उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन, और संख्यात्मक उदाहरणों के साथ समग्र सामाजिक पूंजी के संचलन की विस्तार से जांच की है, जब इसे उसके पिछले आयाम में पुनरुत्पादित किया जाता है। और संचय के मामले में पूंजी का तीसरा खंड इस समस्या को हल करता है कि मूल्य के नियम के आधार पर लाभ की औसत दर कैसे बनती है। मार्क्स के व्यक्तित्व में आर्थिक विज्ञान द्वारा की गई यह बहुत बड़ी प्रगति इस बात में निहित है कि उन्होंने सामूहिक आर्थिक घटनाओं के दृष्टिकोण से समग्र रूप से सामाजिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया, न कि व्यक्तिगत मामलों या प्रतिस्पर्धा के बाहरी और सतही पहलुओं के दृष्टिकोण से, जिस तक भद्दा राजनीतिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत अक्सर खुद को सीमित रखते हैं। सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत एक आर्थिक सिद्धांत जो 1870 के दशक में मार्क्स के मूल्य के सिद्धांत का प्रतिकार करने के लिए उत्पन्न हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं के मूल्य का अनुमान उनकी उपयोगिता से लगाया जाता है, न कि उनके उत्पादन पर खर्च किए गए सामाजिक श्रम की मात्रा से। मार्क्स पहले अधिशेष मूल्य की उत्पत्ति का विश्लेषण करते हैं और फिर लाभ, ब्याज और भूमि किराए में इसके विभाजन पर विचार करते हैं। लाभ अधिशेष मूल्य और किसी उपक्रम में निवेश की गई कुल पूंजी के बीच का अनुपात है। उच्च जैविक संरचना वाली पूंजी यानी सामाजिक औसत से अधिक परिवर्तनशील पूंजी पर स्थिर पूंजी की अधिकता के साथ औसत से कम लाभ की दर देती है। कम जैविक संरचना वाली पूंजी औसत से अधिक लाभ की दर देती है। पूंजीपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा और अपनी पूंजी को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित करने की उनकी स्वतंत्रता दोनों ही मामलों में लाभ की दर को औसत तक कम कर देगी। किसी भी समाज में सभी वस्तुओं के मूल्यों का योग वस्तुओं के मूल्यों के योग के साथ मेल खाता है, लेकिन व्यक्तिगत उपक्रमों और उत्पादन की शाखाओं में प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप वस्तुओं को उनके उत्पादन मूल्यों या उत्पादन मूल्यों पर नहीं बेचा जाता है, जो कि व्यय की गई पूंजी और औसत लाभ के बराबर होता है। इस तरह कीमतों और मूल्यों के बीच विचलन और मुनाफे के बराबर होने के प्रसिद्ध और निर्विवाद तथ्य को मार्क्स ने मूल्य के नियम के आधार पर पूरी तरह से समझाया है, क्योंकि सभी वस्तुओं के मूल्यों का योग कीमतों के योग के साथ मेल खाता है। हालांकि सामाजिक मूल्य को व्यक्तिगत कीमतों के बराबर करना सरल और सीधे नहीं होता है, बल्कि बहुत जटिल तरीके से होता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वस्तुओं के अलग अलग उत्पादकों के समाज में, जो केवल बाजार द्वारा एकजुट होते हैं, कानून के अनुरूपता केवल एक औसत सामाजिक सामूहिक अभिव्यक्ति हो सकती है, जिसमें दोनों दिशाओं में व्यक्तिगत विचलन एक दूसरे को परस्पर क्षतिपूर्ति करते हैं। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि का तात्पर्य है परिवर्तनशील पूंजी की तुलना में स्थिर पूंजी का अधिक तीव्र विकास। चूंकि अधिशेष मूल्य केवल परिवर्तनशील पूंजी का कार्य है, इसलिए ये स्पष्ट है कि लाभ की दर अधिशेष मूल्य का संपूर्ण पूंजी से अनुपात, न कि केवल उसके परिवर्तनशील भाग से, गिरने की प्रवृत्ति रखती है। मार्क्स इस प्रवृत्ति का और इसे छिपाने या इसका प्रतिकार करने वाली अनेक परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। पूंजी के तीसरे खंड एक के अत्यंत रोचक भागों पर विचार किए बिना, जो सूदखोर पूंजी, वाणिज्यिक पूंजी और मुद्रा पूंजी को समर्पित है, हमें सबसे महत्वपूर्ण भाग पर जाना चाहिए, भूमि लगान का सिद्धांत। चूंकि भूमि का क्षेत्रफल सीमित है और पूंजीवादी देशों में भूमि पर सभी व्यक्तिगत निजी स्वामियों का स्वामित्व है, इसलिए कृषि उत्पादों के उत्पादन की कीमत उत्पादन की लागत से निर्धारित होती है, औसत गुणवत्ता वाली मिट्टी पर नहीं बल्कि सबसे खराब मिट्टी पर, औसत परिस्थितियों में नहीं बल्कि बाजार में उपज की डिलीवरी की सबसे खराब परिस्थितियों में।
इस कीमत और बेहतर मिट्टी या बेहतर परिस्थितियों में पर उत्पादन की कीमत के बीच का अंतर लगान का गठन करता है। इसका विस्तार से विश्लेषण करते हुए और ये दिखाते हुए कि यह विभिन्न भूखंडों की उर्वरता में अंतर से और भूमि में निवेश की गई पूंजी की मात्रा में अंतर से कैसे उत्पन्न होता है, मार्क्स ने रिकॉर्डों की गलती को पूरी तरह से उजागर किया। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत भी देखें, जिसमें रॉबर्ट्स की आलोचना सबसे उल्लेखनीय है, जिन्होंने माना कि विभेदक किराया तभी प्राप्त होता है जब बेहतर भूमि से बदतर भूमि की ओर क्रमिक संक्रमण होता है। इसके विपरीत व्युत्क्रम संक्रमण हो सकता है, भूमि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जा सकती है, कृषि तकनीकों में प्रगति, शहरों के विकास आदि के कारण, और कुख्यात घटते प्रतिफल का नियम, जो प्रकृति पर पूंजीवाद के दोषों, सीमाओं और विरोधाभासों का आरोप लगाता है, अत्यधिक गलत है। इसके अलावा उद्योग की सभी शाखाओं और सामान्य रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लाभ का समानीकरण उस एकाधिकार के कारण, कृषि के उत्पाद जहां पूंजी की कम जैविक संरचना होती है और परिणामस्वरूप व्यक्तिगत रूप से लाभ की उच्च दर होती है, लाभ की दर के समानीकरण की पूरी तरह से स्वतंत्र प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करते हैं। एक एकाधिकारवादी के रूप में भूस्वामी कीमत को औसत से ऊपर रख सकता है और ये एकाधिकार मूल्य निरपेक्ष किराए को जन्म देता है। पूंजीवाद के तहत विभेदक किराए को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन निरपेक्ष किराए को खत्म किया जा सकता है, उदाहरण के लिए भूमि का राष्ट्रीयकरण करके, इसे राज्य की संपत्ति बनाकर। इससे निजी भूस्वामियों का एकाधिकार कमजोर हो जाएगा और इसका मतलब होगा कृषि में प्रतिस्पर्धा की स्वतंत्रता का एकमात्र सुसंगत और पूर्ण संचालन। यही कारण है कि, जैसा कि मार्क्स बताते हैं, बुर्जुआ कट्टरपंथियों ने इतिहास के दौरान बार बार भूमि के राष्ट्रीयकरण की इस प्रगतिशील बुर्जुआ मांग को आगे बढ़ाया है, एक ऐसी मांग जो हालांकि अधिकांश पूंजीपति वर्ग को डराती है, क्योंकि यह एक अन्य एकाधिकार को बहुत करीब से प्रभावित करेगी, जो आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, सामान्य रूप से उत्पादन के साधनों का एकाधिकार, पूंजी पर लाभ की औसत दर और निरपेक्ष भूमि लगान के अपने सिद्धांत की एक उल्लेखनीय, लोकप्रिय, संक्षिप्त और स्पष्ट व्याख्या मार्क्स ने स्वयं एंगेल्स को 2 अगस्त 1862 को लिखे एक पत्र में दी है। भूमि किराए के इतिहास के संदर्भ में मार्क्स के विश्लेषण पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे श्रम किराया, किसान स्वामी की भूमि पर काम करके अधिशेष उत्पाद बनाता है, उत्पादन या वस्तु के रूप में भुगतान किए जाने वाले किराए में बदल जाता है। किसान स्वामी की भूमि पर काम करके अधिशेष उत्पाद बनाता है, उत्पादन या वस्तु के रूप में भुगतान किए जाने वाले किराए में बदल जाता है। किसान अपनी भूमि पर अधिशेष उत्पाद बनाता है और इसे गैर आर्थिक बाधा के कारण जमींदार को सौंप देता है। फिर धन किराए में वस्तु के रूप में किराया, जो कि पुराने रूस के ओब्रोक छोड़ने के लिए किराया, में वस्तु उत्पादन के विकास के परिणामस्वरूप धन में परिवर्तित हो जाता है, और अंत में पूंजीवादी किराए में, जब किसान को कृषि उद्यमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो किराए के श्रम की मदद से मिट्टी की खेती करता है। पूंजीवादी भूमि किराए की उत्पत्ति के इस विश्लेषण के संबंध में कृषि में पूंजीवाद के विकास के बारे में मार्क्स द्वारा व्यक्त किए गए कई गहन विचारों, रूस जैसे पिछड़े देशों के लिए विशेष महत्व पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वस्तुगत किराए का मुद्रा किराए में रूपांतरण न केवल अनिवार्य रूप से होता है, बल्कि इसकी आशंका भी होती है, संपत्तिहीन दिहाड़ी मजदूरों का एक वर्ग बनता है, जो पैसे के लिए खुद को किराए पर देते हैं। अपनी उत्पत्ति के दौरान, जब यह नया वर्ग छिटपुट रूप से प्रकट होता है, तो किराए के भुगतान के अधीन अधिक समृद्ध किसानों के बीच अनिवार्य रूप से यह प्रथा विकसित होती है कि वे अपने स्वयं के खाते के लिए कृषि मजदूरों का शोषण करें, जैसा कि सामंती समय में होता था, जब अधिक संपन्न किसान दास खुद भी दास रखते थे। इस तरह वे धीरे धीरे एक निश्चित मात्रा में धन संचय करने और खुद को भविष्य के पूंजीपतियों में बदलने की संभावना प्राप्त करते हैं। भूमि के पुराने स्वनियोजित स्वामी खुद ही पूंजीवादी किराएदारों के लिए एक नर्सरी स्कूल को जन्म देते हैं, जिसका विकास ग्रामीण इलाकों की सीमाओं से परे पूंजीवादी उत्पादन के सामान्य विकास से निर्धारित होता है। कृषि आबादी के एक हिस्से के अधिग्रहण और बेदखली ने न केवल औद्योगिक पूंजी के लिए मजदूरों, उनके जीवनयापन के साधनों और श्रम के लिए सामग्री को मुक्त किया, इसने घरेलू बाजार का भी निर्माण किया। बदले में ग्रामीण आबादी की दरिद्रता और बर्बादी पूंजी के लिए या श्रम की एक आरक्षित सेना के निर्माण में एक भूमिका निभाती है। प्रत्येक पूंजीवादी देश में कृषि आबादी का एक हिस्सा इसलिए लगातार शहरी या विनिर्माण, यानी गैर कृषि सर्वहारा वर्ग में जाने के कगार पर है। सापेक्ष अधिशेष आबादी का ये स्रोत इस प्रकार लगातार बह रहा है। इसलिए कृषि मजदूर न्यूनतम मजदूरी पर आ जाता है और हमेशा एक पैर गरीबी के दलदल में फंसा रहता है। किसान द्वारा खेती की जाने वाली भूमि का निजी स्वामित्व छोटे पैमाने के उत्पादन की नींव है और इसके समृद्ध होने और शास्त्रीय रूप को प्राप्त करने की शर्त है।
लेकिन इस तरह का छोटे पैमाने का उत्पादन केवल उत्पादन और समाज के संकीर्ण और आदिम ढांचे के साथ संगत है। पूंजीवाद के तहत किसानों का शोषण औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के शोषण से केवल रूप में भिन्न है। शोषक एक ही है, पूंजी। व्यक्तिगत पूंजीपति बंधक और सूदखोरी के माध्यम से व्यक्तिगत किसानों का शोषण करते हैं। पूंजीपति वर्ग राज्य करों के माध्यम से किसान वर्ग का शोषण करता है। किसानों की छोटी जोत अब केवल एक बहाना है जो पूंजीपति को भूमि से लाभ, ब्याज और किराया लेने की अनुमति देता है, जबकि यह भूमि जोतने वाले पर छोड़ दिया जाता है कि वह कैसे अपनी मजदूरी वसूल सकता है। 18वां ब्रूमेयर एक नियम के रूप में किसान पूंजीवादी समाज को यानी पूंजीवादी वर्ग को मजदूरी का एक हिस्सा भी सौंप देता है। आयरिश किराएदार किसान के स्तर तक गिर जाता है, ये सब एक निजी मालिक होने के बहाने। एक कारण यह है कि जिन देशों में छोटे किसानों की भूमि स्वामित्व प्रमुख है, वहां अनाज की कीमतें पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली वाले देशों की तुलना में कम है। ये है कि किसान अपने अधिशेष उत्पाद का एक हिस्सा समाज यानी पूंजीपति वर्ग को मुफ्त में सौंप देता है। ये कम कीमत अनाज और अन्य कृषि उपज की परिणामस्वरूप उत्पादकों की गरीबी और किसी भी तरह से उनकी श्रम उत्पादकता का परिणाम नहीं है। पूंजीवाद के तहत छोटी जोत प्रणाली, जो छोटे पैमाने पर उत्पादन का सामान्य रूप है, पतित हो जाती है, ढह जाती है और नष्ट हो जाती है। भूमि के टुकड़ों का स्वामित्व अपने स्वभाव से ही श्रम की सामाजिक उत्पादक शक्तियों, श्रम के सामाजिक रूपों, पूंजी के सामाजिक संकेंद्रण, बड़े पैमाने पर पशुपालन और विज्ञान के प्रगतिशील अनुप्रयोग के विकास को बाहर कर देता है। सूदखोरी और कराधान प्रणाली इसे हर जगह निर्धन बना देगी। भूमि की कीमत में पूंजी का व्यय इस पूंजी को खेती से हटा देता है। उत्पादन के साधनों का अनंत विखंडन और उत्पादकों का खुद का अलगाव सहकारी समितियां अर्थात छोटे किसानों के संगठन अत्यंत प्रगतिशील बुर्जुआ भूमिका निभाते हुए इस प्रवृत्ति को समाप्त किए बिना उसे कमजोर ही करते हैं। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सहकारी समितियां संपन्न किसानों के लिए बहुत कुछ करती हैं तथा गरीब किसानों के समूह के लिए बहुत कम, लगभग कुछ भी नहीं करती हैं। तब ये संगठन स्वयं भाड़े के श्रम के शोषक बन जाते हैं। मानव ऊर्जा की राक्षसी बर्बादी, उत्पादन की स्थितियों में उत्तरोत्तर गिरावट और उत्पादन के साधनों की बढ़ती कीमतें भूखंडों के स्वामित्व का एक अपरिहार्य कानून। कृषि में उद्योग की तरह पूंजीवाद केवल उत्पादक की शहादत की कीमत पर उत्पादन की प्रक्रिया को बदलता है। ग्रामीण मजदूरों का बड़े क्षेत्रों में फैल जाना उनकी प्रतिरोध शक्ति को तोड़ता है, जबकि एकाग्रता से शहर के कार्यकर्ताओं की शक्ति बढ़ती है। आधुनिक कृषि में शहरी उद्योगों की तरह श्रम की बढ़ी हुई उत्पादकता और मात्रा को बर्बाद करने और बीमारी से श्रम शक्ति को नष्ट करने की कीमत पर खरीदा जाता है। इसके अलावा पूंजीवादी कृषि में सभी प्रगति न केवल मजदूर को लूटने की कला में प्रगति है, बल्कि मिट्टी को लूटने की भी। इसलिए पूंजीवादी उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास करता है और विभिन्न प्रक्रियाओं को एक सामाजिक समग्रता में जोड़ता है, केवल सभी धन के मूल स्रोतों मिट्टी और मजदूर को खत्म करके। समाजवाद। उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि मार्क्स पूंजीवादी समाज के समाजवादी समाज में परिवर्तन की अनिवार्यता को पूरी तरह और विशेष रूप से समकालीन समाज के विकास के आर्थिक नियम से निष्कर्ष निकालते हैं। श्रम का समाजीकरण जो हजारों रूपों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मार्क्स की मृत्यु के बाद से आधी सदी के दौरान बड़े पैमाने पर उत्पादन, पूंजीवादी कार्टेल, सिंडिकेट और ट्रस्टों के विकास के साथ साथ वित्तीय पूंजी के आयामों और शक्ति में विशाल वृद्धि में खुद को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रकट किया है, समाजवाद के अपरिहार्य आगमन के लिए मुख्य भौतिक आधार प्रदान करता है। इस परिवर्तन का बौद्धिक और नैतिक प्रेरक बल और भौतिक निष्पादक सर्वहारा वर्ग है, जिसे पूंजीवाद ने ही प्रशिक्षित किया है। पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सर्वहारा वर्ग का संघर्ष जो विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, जो विषय वस्तु में और भी समृद्ध होता है, अनिवार्य रूप से सर्वहारा वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता की विजय की ओर निर्देशित एक राजनीतिक संघर्ष बन जाता है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। उत्पादन का समाजीकरण उत्पादन के साधनों को समाज की संपत्ति बनने, अधिकारकर्ताओं के अधिग्रहण की ओर ले जाता है। श्रम उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि, कार्य दिवस में कमी तथा छोटे पैमाने के आदिम और विखंडित उत्पादन के अवशेषों, खंडहरों की जगह सामूहिक और उन्नत श्रम का आना, ये इस परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। पूंजीवाद कृषि और उद्योग के बीच के संबंधों को हमेशा के लिए तोड़ देता है, लेकिन साथ ही अपने उच्चतम विकास के माध्यम से यह उन संबंधों के नए तत्वों को तैयार करता है। उद्योग और कृषि के बीच एक संघ जो विज्ञान के सचेत अनुप्रयोग और सामूहिक श्रम की एकाग्रता और मानव आबादी के पुनर्वितरण पर आधारित है। इस प्रकार ग्रामीण पिछड़ेपन, अलगाव और बर्बरता और बड़े शहरों में लोगों की विशाल आबादी की अप्राकृतिक एकाग्रता दोनों को समाप्त करता है।
परिवार का एक नया रूप, महिलाओं की स्थिति में नई परिस्थितियां और युवा पीढ़ी के पालन पोषण में वर्तमान पूंजीवाद के उच्चतम रूपों द्वारा तैयार किया जाता है। महिलाओं और बच्चों का श्रम और पूंजीवाद द्वारा पितृसत्तात्मक परिवार का टूटना अनिवार्य रूप से आधुनिक समाज में सबसे भयानक, विनाशकारी और घृणित रूप धारण कर लेता है। फिर भी आधुनिक उद्योग, घरेलू क्षेत्र के बाहर महिलाओं, युवा व्यक्तियों और दोनों लिंगों के बच्चों को उत्पादन की सामाजिक रूप से संगठित प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपकर परिवार के उच्चतर रूप और लिंगों के बीच संबंधों के लिए एक नया आर्थिक आधार तैयार करता है। बेशक परिवार के ट्यूटनिक ईसाई रूप को निरपेक्ष और अंतिम मानना उतना ही बेतुका है जितना कि उस चरित्र को प्राचीन रोमन, प्राचीन ग्रीक या पूर्वी रूपों पर लागू करना, जो इसके अलावा ऐतिहासिक विकास में एक श्रृंखला बनाते हैं। इसके अलावा ये स्पष्ट है कि सामूहिक कार्य समूह का दोनों लिंगों और सभी उम्र के व्यक्तियों से बना होना आवश्यक रूप से उपयुक्त परिस्थितियों में मानव विकास का स्रोत बनना चाहिए। हालांकि इसके स्वतःस्फूर्त क्रूर पूंजीवादी रूप में, जहां मजदूर उत्पादन की प्रक्रिया के लिए मौजूद है, न कि उत्पादन की प्रक्रिया मजदूर के लिए, वह तथ्य भ्रष्टाचार और गुलामी का एक घातक स्रोत है। फैक्ट्री प्रणाली में शामिल है भविष्य की शिक्षा का बीज, एक ऐसी शिक्षा जो एक निश्चित आयु से अधिक प्रत्येक बच्चे की सुविधा के लिए उत्पादक श्रम को निर्देश और व्यायाम के साथ जोड़ेगी, न केवल सामाजिक उत्पादन की दक्षता में वृद्धि करने के तरीकों में से एक के रूप में, बल्कि पूरी तरह से विकसित मानव का उत्पादन करने की एकमात्र विधि के रूप में। मार्क्स का समाजवाद राष्ट्रीयता और राज्य की समस्याओं को एक ही ऐतिहासिक आधार पर रखता है, न केवल अतीत की व्याख्या करने के अर्थ में, बल्कि भविष्य के एक साहसिक पूर्वानुमान और उसकी प्राप्ति के लिए साहसिक व्यावहारिक कार्रवाई के अर्थ में भी। राष्ट्र सामाजिक विकास के बुर्जुआ युग में एक अपरिहार्य उत्पाद, एक अपरिहार्य रूप है। मजदूर वर्ग राष्ट्र के भीतर खुद को संगठित किए बिना, राष्ट्रीय बने बिना, हालांकि शब्द के बुर्जुआ अर्थ में नहीं, मजबूत नहीं हो सकता, परिपक्व नहीं हो सकता और आकार नहीं ले सकता। हालांकि पूंजीवाद का विकास राष्ट्रीय बाधाओं को अधिक से अधिक तोड़ता है, राष्ट्रीय अलगाव को दूर करता है और राष्ट्रीय विरोध के स्थान पर वर्ग विरोध को प्रतिस्थापित करता है। इसलिए ये विकसित पूंजीवादी देशों के बारे में पूरी तरह से सच है कि मजदूरों के पास कोई देश नहीं है, और यह कि कम से कम सभ्य देशों के मजदूरों द्वारा एकजुट कार्रवाई सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के लिए पहली शर्तों में से एक है। वह राज्य जो संगठित बल प्रयोग है, अनिवार्य रूप से समाज के विकास में एक निश्चित चरण पर अस्तित्व में आया, जब समाज असंगत वर्गों में विभाजित हो गया था और समाज के ऊपर खड़े एक अधिकार के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता था और एक हद तक समाज से अलग था। वर्ग विरोधाभासों से उत्पन्न होकर राज्य सबसे शक्तिशाली, आर्थिक रूप से प्रमुख वर्ग का राज्य बन जाता है, जो राज्य के माध्यम से राजनीतिक रूप से प्रमुख वर्ग भी बन जाता है और इस प्रकार उत्पीड़ित वर्ग को दबाए रखने और उसका शोषण करने के नए साधन प्राप्त करता है। इस प्रकार प्राचीन काल का राज्य दासों को दबाए रखने के उद्देश्य से दास स्वामियों का राज्य था, क्योंकि सामंती राज्य किसान दासों और बंधुआ मजदूरों को दबाए रखने के लिए कुलीन वर्ग का अंग था, और आधुनिक प्रतिनिधि राज्य पूंजी द्वारा मजदूरी के शोषण का एक साधन है। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक गणराज्य, जो बुर्जुआ राज्य का सबसे स्वतंत्र और सबसे प्रगतिशील रूप है, किसी भी तरह से इस तथ्य को खत्म नहीं करता है, बल्कि केवल इसके स्वरूप, सरकार और स्टॉक एक्सचेंज के बीच संबंध, आधिकारिक और प्रेस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार आदि को संशोधित करता है। वर्गों के उन्मूलन की ओर ले जाकर समाजवाद राज्य के उन्मूलन की ओर भी ले जाएगा। पहला कार्य एंगेल्स एंटी ड्यूहरिंग में लिखते हैं, जिसके आधार पर राज्य वास्तव में खुद को पूरे समाज का प्रतिनिधि बनाता है। समाज के नाम पर उत्पादन के साधनों पर कब्जा करना, साथ ही एक राज्य के रूप में इसका अंतिम स्वतंत्र कार्य है। सामाजिक संबंधों में राज्य का हस्तक्षेप एक के बाद एक क्षेत्र में अनावश्यक हो जाता है और फिर खुद ही समाप्त हो जाता है। व्यक्तियों की सरकार की जगह वस्तुओं का प्रशासन और उत्पादन की प्रक्रियाओं का निर्देशन होता है। राज्य खत्म नहीं होता, वह खत्म हो जाता है। वह समाज जो उत्पादकों के स्वतंत्र और समान संघ के आधार पर उत्पादन को संगठित करेगा, वह राज्य की पूरी मशीनरी को वहां रखेगा जहां वह होनी चाहिए, पुरावशेषों के संग्रहालय में, चरखे और कांसे की कुल्हाड़ी के बगल में। अंत में, जहां तक छोटे किसानों के प्रति मार्क्स के समाजवाद के रवैये का सवाल है, जो कि जब्तकर्ताओं के जब्त किए जाने के दौर में भी जारी रहेगा, हमें एंगेल्स द्वारा की गई एक घोषणा का संदर्भ लेना चाहिए, जो मार्क्स के विचारों को व्यक्त करती है। जब हमारे पास राज्य सत्ता होगी तो हम छोटे किसानों को जबरन बेदखल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, चाहे मुआवजे के साथ हो या बिना मुआवजे के, जैसा कि हमें बड़े भूस्वामियों के मामले में करना होगा। छोटे किसान के संबंध में हमारा कार्य सबसे पहले उसके निजी उद्यम और निजी कब्जे को सहकारी लोगों में बदलना है,
जबरदस्ती नहीं बल्कि उदाहरण के बल पर और इस उद्देश्य के लिए सामाजिक सहायता की पेशकश के द्वारा। और फिर निश्चित रूप से हमारे पास छोटे किसान को संभावित लाभ दिखाने के पर्याप्त साधन होंगे जो आज भी उसके लिए स्पष्ट होने चाहिए। सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष की रणनीति 1844 से 45 में ही पहले के भौतिकवाद की एक मुख्य कमी की जांच करने के बाद, अर्थात परिस्थितियों को समझने या व्यावहारिक क्रांतिकारी गतिविधि के महत्व को समझने में असमर्थता, मार्क्स ने अपने सैद्धांतिक काम के साथ साथ अपने पूरे जीवनकाल में सर्वहारा वर्ग के वर्ग संघर्ष की सामरिक समस्याओं पर निरंतर ध्यान दिया। इस पर आधारित सामग्री की एक विशाल मात्रा मार्क्स के सभी कार्यों में निहित है, विशेष रूप से 1913 में प्रकाशित एंगेल्स के साथ उनके पत्राचार के 4 खंडों में। ये सामग्री अभी भी एकत्र जांच और अध्ययन से बहुत दूर है। इसलिए हमें यहाँ खुद को सबसे सामान्य और संक्षिप्त टिप्पणियों तक सीमित रखना होगा, इस बात पर जोर देते हुए कि मार्क्स ने उचित रूप से माना कि इस पहलू के बिना भौतिकवाद अधूरा, एकतरफा और बेजान है। सर्वहारा रणनीति का मूल कार्य मार्क्स ने अपने भौतिकवादी द्वंद्वात्मक वेल्टनशाउन विश्व दृष्टिकोण के सभी सिद्धांतों के साथ सख्त अनुरूपता में परिभाषित किया था। किसी दिए गए समाज में सभी वर्गों के बीच संबंधों के कुल योग का एक वस्तुपरक विचार और परिणामस्वरूप उस समाज द्वारा प्राप्त विकास के वस्तुपरक चरण और उसके और अन्य समाजों के बीच संबंधों का विचार एक उन्नत वर्ग की सही रणनीति के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है। साथ ही सभी वर्गों और सभी देशों को स्थिर रूप से नहीं बल्कि गतिशील रूप से माना जाता है, यानी गतिहीनता की स्थिति में नहीं बल्कि गति में, जिसके नियम प्रत्येक वर्ग के अस्तित्व की आर्थिक स्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। गति को बदले में न केवल अतीत के दृष्टिकोण से बल्कि भविष्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, और वह भी उस अश्लील अर्थ में नहीं जिसे विकासवादियों द्वारा समझा जाता है, जो केवल धीमे बदलावों को देखते हैं, बल्कि द्वंद्वात्मक रूप से। इस तरह के परिमाण के विकास में 20 साल एक दिन से अधिक नहीं होते हैं। मार्क्स ने एंगेल्स को लिखा, बाद में ऐसा दिन आ सकता है जिसमें 20 साल सन्निहित हों। विकास के प्रत्येक चरण में, प्रत्येक क्षण में सर्वहारा रणनीति को मानव इतिहास की इस वस्तुगत रूप से अपरिहार्य द्वंद्वात्मकता को ध्यान में रखना चाहिए। एक और राजनीतिक ठहराव या सुस्त तथाकथित शांतिपूर्ण विकास की अवधियों का उपयोग करके उन्नत वर्ग की वर्ग चेतना, शक्ति और उग्रता को विकसित करना चाहिए, और दूसरी ओर इस उपयोग के सभी कार्यों को उस वर्ग की उन्नति के अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित करना चाहिए, ताकि उसमें उन महान दिनों में महान कार्यों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने की क्षमता पैदा हो जिसमें 20 वर्ष सन्निहित हैं। इस संबंध में मार्क्स के 2 तर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक दर्शन की गरीबी में निहित है और सर्वहारा वर्ग के आर्थिक संघर्ष और आर्थिक संगठनों से संबंधित है। दूसरा कम्युनिस्ट घोषणापत्र में निहित है और सर्वहारा वर्ग की मांगों से संबंधित है। पहला इस प्रकार है, बड़े पैमाने के उद्योग एक जगह पर ऐसे लोगों की भीड़ को इकट्ठा करते हैं जो एक दूसरे से अनजान होते हैं। प्रतिस्पर्धा उनके हितों को विभाजित करती है, लेकिन मजदूरी का रखरखाव, ये साझा हित जो उनके मालिक के खिलाफ है, उन्हें प्रतिरोध के एक साझा विचार में एकजुट करता है। संयोजन पहले अलग थलग खुद को समूहों में संगठित करते हैं और हमेशा एकजुट पूंजी के सामने संघ का रखरखाव उनके लिए, यानी मजदूरों के लिए, मजदूरी की तुलना में ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस संघर्ष में एक वास्तविक गृह युद्ध, आने वाली लड़ाई के लिए जरूरी सभी तत्व एकजुट होते हैं और विकसित होते हैं। एक बार जब यह इस बिंदु पर पहुंच जाता है तो संघ एक राजनीतिक चरित्र ले लेता है। यहाँ हमारे पास आने वाले कई दशकों के लिए आर्थिक संघर्ष और ट्रेड यूनियन आंदोलन का कार्यक्रम और रणनीति है, उस पूरी लंबी अवधि के लिए जिसमें सर्वहारा वर्ग अपनी ताकतों को आने वाली लड़ाई के लिए तैयार करेगा। इस सब की तुलना मार्क्स और एंगेल्स द्वारा ब्रिटिश मजदूर आंदोलन के उदाहरण के कई संदर्भों से की जानी चाहिए, जो दिखाते हैं कि कैसे औद्योगिक संपत्ति सर्वहारा वर्ग को खरीदने के प्रयासों की ओर ले जाती है ताकि उन्हें संघर्ष से विचलित किया जा सके, कैसे ये समृद्धि आमतौर पर श्रमिकों का मनोबल गिराती है, कैसे ब्रिटिश सर्वहारा वर्ग बुर्जुआकृत हो जाता है। सभी राष्ट्रों में ये सबसे बुर्जुआ जाहिर तौर पर अंततः बुर्जुआ अभिजात वर्ग और पूंजीपति वर्ग के साथ बुर्जुआ सर्वहारा वर्ग पर कब्जा करने का लक्ष्य रखता है। चार्टिस्ट ब्रिटिश मजदूर नेता किस तरह एक उग्र बुर्जुआ और एक मजदूर के बीच का एक प्रकार बनते जा रहे हैं, कैसे ब्रिटेन के एकाधिकार को स्वीकार करते हुए और जब तक वह एकाधिकार कायम रहेगा ब्रिटिश मजदूर पीछे नहीं हटेंगे। मजदूर वर्ग के आंदोलन के सामान्य पाठ्यक्रम और परिणाम के संबंध में आर्थिक संघर्ष की रणनीति पर यहाँ उल्लेखनीय रूप से व्यापक द्वंद्वात्मक और वास्तव में क्रांतिकारी दृष्टिकोण से विचार किया गया है। कम्युनिस्ट घोषणापत्र ने राजनीतिक संघर्ष की रणनीति पर एक मौलिक मार्क्सवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मजदूर वर्ग के क्षणिक हितों को लागू करने के लिए लड़ते हैं।
लेकिन वर्तमान के आंदोलन में वे उस आंदोलन के भविष्य का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। यही कारण है कि 1848 में मार्क्स ने पोलैंड में कृषि क्रांति की पार्टी का समर्थन किया, वो पार्टी जिसने 1846 में क्राको विद्रोह को जन्म दिया। ये संदर्भ क्राको गणराज्य में राष्ट्रीय मुक्ति के लिए लोकतांत्रिक विद्रोह से है, जिसे 1815 में ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस के संयुक्त नियंत्रण में रखा गया था। विद्रोहियों ने एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जिसने सामंती सेवाओं के उन्मूलन की घोषणा करते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया और किसानों को बिना किसी छूट के भूमि देने का वादा किया। अपनी अन्य घोषणाओं में इसने उच्च मजदूरी के साथ राष्ट्रीय कार्यशालाओं की स्थापना और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की शुरुआत की घोषणा की। हालांकि जल्द ही विद्रोह को दबा दिया गया। जर्मनी में मार्क्स ने 1848 और 1849 में चरम क्रांतिकारी लोकतंत्रवादियों का समर्थन किया और उसके बाद उन्होंने रणनीति के बारे में जो कुछ कहा था उसे कभी वापस नहीं लिया। उन्होंने जर्मन पूंजीपति वर्ग को एक ऐसा तत्व माना जो शुरू से ही लोगों को धोखा देने के लिए इच्छुक था। केवल किसानों के साथ गठबंधन ही पूंजीपति वर्ग को अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने में सक्षम बना सकता था और पुराने समाज के ताजपोशी प्रतिनिधियों के साथ समझौता करता था। यहाँ मार्क्स द्वारा जर्मन बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति का सारांश दिया गया है, एक विश्लेषण जो संयोगवश एक भौतिकवाद का नमूना है जो समाज को गतिशील रूप में जांचता है और इसके अलावा केवल एक ऐसी गति के पहलू से नहीं जो पीछे की ओर है, खुद पर विश्वास के बिना, लोगों में विश्वास के बिना, ऊपर वालों पर बड़बड़ाते हुए, नीचे वालों के सामने कांपते हुए, दुनिया के तूफान से भयभीत, किसी भी मामले में कोई ऊर्जा नहीं, हर मामले में साहित्यिक चोरी, पहल के बिना, एक घृणित बूढ़ा आदमी जो खुद को अपने स्वयं के बुढ़ापे के हितों में एक मजबूत लोगों के पहले युवा आवेगों का मार्गदर्शन करने और उन्हें विचलित करने के लिए अभिशप्त देखता है। लगभग 20 साल बाद मार्क्स ने एंगेल्स को लिखे एक पत्र में घोषणा की कि 1848 की क्रांति विफल हो गई थी क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की संभावना के बजाय गुलामी के साथ शांति को प्राथमिकता दी थी। जब 1848 से 49 का क्रांतिकारी काल समाप्त हुआ तो मार्क्स ने क्रांति, शेपर और विलिज के खिलाफ उनका संघर्ष में खेलने के किसी भी प्रयास का विरोध किया और एक नए चरण में काम करने की क्षमता पर जोर दिया, जो एक अर्ध शांतिपूर्ण तरीके से नई क्रांतियों की तैयारी कर रहा था। जिस भावना से मार्क्स इस काम को संचालित करना चाहते थे, वह 1856 में जर्मनी की स्थिति के उनके मूल्यांकन में देखा जा सकता है, जो प्रतिक्रिया का सबसे काला दौर था। जर्मनी में पूरी बात किसान युद्ध के किसी दूसरे संस्करण द्वारा सर्वहारा क्रांति का समर्थन करने की संभावना पर निर्भर करेगी। जबकि जर्मनी में लोकतांत्रिक बुर्जुआ क्रांति अधूरी थी, मार्क्स ने समाजवादी सर्वहारा वर्ग की रणनीति में किसानों की लोकतांत्रिक ऊर्जा को विकसित करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि लासेल का रवैया वस्तुतः प्रशिया के लिए पूरे मजदूर आंदोलन के साथ विश्वासघात था, संयोग से क्योंकि लासेल जनकज और प्रशिया राष्ट्रवाद के प्रति सहिष्णु थे। मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश में एंगेल्स ने 1865 में प्रेस में अपने आगामी संयुक्त घोषणापत्र पर मार्क्स के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हुए लिखा, औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के नाम पर पूंजीपति वर्ग पर विशेष हमला करना नृशंसता है, लेकिन महान सामंती अभिजात वर्ग के चाबुक के तहत ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के पितृसत्तात्मक शोषण पर एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। 1864 से 1870 तक, जब जर्मनी में बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति की परिणति का दौर खत्म हो रहा था, एक ऐसा दौर जिसमें प्रशिया और ऑस्ट्रियाई शोषक वर्ग ऊपर से किसी न किसी तरह से उस क्रांति को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मार्क्स ने न केवल लासाल को फटकारा, जो बिस्मार्क के साथ छेड़खानी कर रहा था, बल्कि लिबकनेख्त को भी सुधारा, जो ऑस्ट्रोफिलिज्म में गिर गया था और विशिष्टतावाद का बचाव कर रहा था। मार्क्स ने क्रांतिकारी रणनीति की मांग की जो बिस्मार्क और ऑस्ट्रोफाइल्स दोनों का समान क्रूरता से मुकाबला करेगी, ऐसी रणनीति जो विजेता प्रशिया जनकस के लिए अनुकूल नहीं होगी, लेकिन प्रशिया की सैन्य जीत से उत्पन्न स्थितियों के बावजूद उसके खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष को तुरंत नवीनीकृत करेगी। 9 सितंबर 1870 के इंटरनेशनल के प्रसिद्ध संबोधन में मार्क्स ने फ्रांसीसी सर्वहारा वर्ग को असामयिक विद्रोह के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन जब फिर भी विद्रोह हुआ 1871, तो मार्क्स ने जनता की क्रांतिकारी पहल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जो स्वर्ग पर धावा बोल रही थी। कुगेलमैन को मार्क्स का पत्र। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दृष्टिकोण से उस स्थिति में क्रांतिकारी कार्रवाई की हार कई अन्य स्थितियों की तरह सर्वहारा संघर्ष के सामान्य पाठ्यक्रम और परिणाम में पहले से ही कब्जा की गई स्थिति को छोड़ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण करने की तुलना में कम बुराई थी। इस तरह के आत्मसमर्पण ने सर्वहारा वर्ग को हतोत्साहित किया होगा और उसकी उग्रता को कमजोर किया होगा।
राजनीतिक ठहराव और बुर्जुआ वैधता के वर्चस्व की अवधि के दौरान संघर्ष के कानूनी साधनों के उपयोग की पूरी तरह से सराहना करते हुए मार्क्स ने 1877 और 1878 में समाजवाद विरोधी कानून के पारित होने के बाद मोस्ट के क्रांतिकारी वाक्यांशों की तीखी निंदा की। कम तीखेपन से नहीं बल्कि अधिक तीखेपन से उन्होंने उस अवसरवाद पर हमला किया जो कुछ समय के लिए आधिकारिक सामाजिक जनवादी पार्टी पर हावी हो गया था, जिसने एक बार भी दृढ़ता क्रांतिकारी भावना और समाजवाद विरोधी कानून के जवाब में एक अवैध संघर्ष का सहारा लेने की तत्परता नहीं दिखाई थी।